Hello everyone, welcome to Reservoir Academy and in the series of UPSC Prelims टेस्ट सीरीज 2026 हम लोगों ने टेस्ट 1 को डिस्कस कर लिया था। टेस्ट 2 का जो पहला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था और आज की जो श्रृंखला है टेस्ट सीरीज के अंदर उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट 2 का जो पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे। एंड कुछ व्यस्तता के कारण जो है वीडियो आने में डिले हुआ, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, बट नाउ वीडियो विल कम ऑन टाइम। वीकली जो है 1-2 वीडियो आ ही जाएगा टेस्ट सीरीज का। इसके अलावा जो पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था उसके बारे में हम पॉलिटी के कोर्स में बात करेंगे। ओके, तो नाउ हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, चलिए, तो इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू कितना कवर करेंगे, 51 टू क्वेश्चन नंबर 100। और बाकी ये हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स यूपीएससी का अवेलेबल हमारे यहाँ है। सीसर पेपर 1-2, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, एसे राइटिंग एंड ऑप्शन सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स एंड पीएसआईआर। एंड यदि जो आप वीडियो डिस्कस कर रहे हैं इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ओके, फॉर दैट पर्पस आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, सावित्री एडू हब। ओके, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसमें जो है हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इवन वीडियो यू विल आल्सो गेट द वीडियो। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है कि विथ रेफरेंस टू संथाल हुल ऑफ 1855 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब संथाल हुल जो रिवेलियन हुआ था इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो संथाल हुल जो 1855 में हुआ था इसके बारे में बताना है। तो पहले हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, तो जो संथाल रिवेलियन हुआ था 1855-56 में हुआ था, इट वाज नॉट लेड बाय बिरसा मुंडा। इसको बिरसा मुंडा लेड नहीं किया था। ठीक है, वेरी गुड, इट वाज लेड बाय सिंधु एंड कान्हू मुर्मू। देखो, ट्राइबल जो मूवमेंट है, ये बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट जो है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो जो ट्राइबल मूवमेंट होता है, ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इफ़ यू विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ यूपीएससी, ओके, तो आपको हर एक साल 1-2 क्वेश्चन ट्राइबल बोर्ड से मिल ही जाएगा। इवन कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, और जो बीपीएससी मेंस है वहाँ पर तो ये फिक्स होता है कि ट्राइबल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बीपीएससी मेंस पेपर 1 के अंदर। क्लियर है? ठीक है, इसलिए ट्राइबल मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर चलिए, तो संथाल जो रिवेलियन है 1855-56 में हुआ था, इसको कौन लीड किए थे? सिंधु एंड कान्हू मुर्मू। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट लाया था उसका नाम है उल गुलान। ठीक है, क्या नाम है? उल गुलान, जो 1900 में हुआ था। इसके अलावा लोकल जमींदार वर एक्चुअली द ऑपरेसर नॉट सपोर्टर ऑफ रिवेलियन। एक्चुअली दिक्कत क्या था कि जितना भी ट्राइबल मूवमेंट होता है उसके पीछे रीजन ये रहता है कि जो ट्राइबल एरिया है, समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जैसे ये ट्राइबल एरिया है तो आप जानते हैं कि पॉलिटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है शेड्यूल 5 और 6 के अंदर। तो शेड्यूल 5 जो होता है ये शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, और शेड्यूल 6 ये भी शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन शेड्यूल 6 जो है ये स्पेसिफाइड है 4 स्टेट के लिए। ओके, कौन कौन सा स्टेट है? तो ये शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है? तो इस जगह पर जो शेड्यूल एरिया है इसको हम डिफाइन करते हैं। ये इट इज पार्ट ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसके अंदर नंबर ऑफ शेड्यूल 12 है। क्लियर है? इसमें जो 6 शेड्यूल है ये बात करता है शेड्यूल एरिया के बारे में। ठीक है, ऑफ विच स्टेट? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? और जो 5th शेड्यूल है वो बात करता है रेस्ट ऑफ द स्टेट के शेड्यूल एरिया के बारे में। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया क्या होता है? शेड्यूल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। कौन सी कम्युनिटी रहती है? ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। आ रहा समझ में? तो जनरली क्या होता है कि जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, या जो शेड्यूल्ड एरिया जो होता है, ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर स्पेशल पावर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी ऑटोनोमस अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्लियर है? यानी कि नॉर्मल जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसके तुलना में यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, ठीक है, वहाँ पे लोकल लोगों का से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो इंडिजन में क्या होता है? ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली क्या था कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर बाहर के सेटलर्स को जो है ब्रिटिश के द्वारा सेटल करवाया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पर बाहर के जो सेटलर थे, जैसे कि जमींदार हो गए, मारवाड़ीज हो गए, क्लियर है, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे सेटल करवाया गया, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो दे वेर एक्चुअली मतलब एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, इनको ब्राउट बाय ब्रिटिश, आई एम सॉरी, ठीक है, ब्राउट बाय ब्रिटिश। तो दे वेर सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश ना कि क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं मतलब ब्रिटिश ना कि वो मतलब मूवमेंट के पार्ट थे, क्लियर है, ठीक है। तो मूवमेंट के वो पार्ट नहीं थे, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे, क्लियर है। तो द लोकल जमींदार वेर एक्चुअली द ऑपरेसर नॉट सपोर्टर ऑफ रिवेलियन, तो संथाल रिवॉल्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, बाई मनी लेंडर, महाजन, जमींदार और ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर। इस तीनों के एक्सप्लॉइटेशन से परेशान थे ब्रिटिश, ओके। इसके अलावा एज ए कंसिक्वेंस ऑफ रिवेलियन द ब्रिटिश क्रिएटेड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जिसको हम बोलते हैं संथाल परगना। तो अभी भी संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, ईस्ट सिंहभूम में, कहाँ पे है, ईस्ट सिंहभूम में ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, करेंटली। एंड लेटर संथाल परगना, और बाद में आया लेटर कौन सा एक्ट आया, संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। टीनेंसी का मतलब क्या होता है, टीनेंसी मतलब लैंड राइट होता है, ठीक है। तो ये जो लैंड राइट एक्ट है 1876 में आया, ठीक है। और संथाल रिवेलियन कब हुआ था, 55-56 में हुआ था। तो रिवेलियन के जस्ट बाद डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। लेकिन संथाल टीनेंसी एक्ट आया 1875-76 के अंदर। नाउ रीड द ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इट वाज अ ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लेड बाय बिरसा मुंडा। तो ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, चूंकि इट वाज लेड बाय हुम, इट वाज लेड बाय सिद्धू एंड कुन्हू मुर्मू एंड बिरसा मुंडा के द्वारा जो मूवमेंट लाया गया था उसका नाम है उल गुलान, ठीक है। दैट वाज इन 1900। ओके। सेकंड ऑप्शन है कि लोकल जमींदार बैक्ड द अपराइजिंग आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन विद द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये लोकल जमींदार था वो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी से क्या था, परेशान था, जबकि ऐसा नहीं था। लोकल जो जमींदार है दे वेर सेटल्ड बाई, ठीक है, दे वेर सेटल्ड बाई ब्रिटिशर्स, दे वर ब्रॉट बाई ब्रिटिशर्स। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। थर्ड है कि संथाल परगना लोकल जमींदार बैक्ड द अपराइजिंग आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन विद द ब्रिटिश। अगला क्या है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपराइजिंग। तो ये भी गलत है, ठीक है। इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ दिस अपराइजिंग, इट वाज ब्राउट वेरी लेटर, क्योंकि अपराइजिंग का हुआ था 55-56 में हुआ था, एंड इट वाज ब्राउट इन 76, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका मतलब नन। तो कौन सा करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ये कुमाऊं रीजन है, यहाँ पर शेड्यूल्ड, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। मुंडा रिवॉल्ट का सेंटर ये है आपका, कोल रिवेलियन का सेंटर ये है, ये सब पूछता है यूपीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। संथाल रिवॉल्ट का ये सेंटर है, क्लियर है। मुंडा का ये सेंटर है, कुमाऊं रिवॉल्ट का ये सेंटर है। तो ये चारों मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बीपीएससी के लिए खासतौर पे ये जो दो मूवमेंट है संथाल, ठीक है, ओके, संथाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बराबर पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेटर तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 1942 को। कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 1942 को। क्यों लॉन्च किया गया था, लॉन्च करने का रीजन ये था, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन क्या था, तो क्रिप्स मिशन में ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस जो ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इंडियंस का ये डिमांड था कि चलो भाई तुमको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम मुझे इंडिपेंडेंट कर दो, क्लियर है, या मुझे प्रॉमिस करो कि आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। लेकिन जब क्रिप्स मिशन आया तो उसका प्रपोजल ये था कि जब हमारा देश, मतलब जब तुम मुझे वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करोगे तो आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद हम क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू डोमिनियन स्टेटस, क्लियर है। तो वी विल नॉट प्रोवाइड यू इंडिपेंडेंस, बट वी विल प्रोवाइड यू डोमिनियन स्टेटस। तो डोमेस्टिक का तो ये था कि रूल्ड बाय लोकल, मतलब कि रूलर तो लोकल होंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रूल्ड बाय लोकल। लेकिन जो सोवर्निटी है, सोवर्निटी मतलब कि अल्टीमेट जो पावर है वो रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, इसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस
तो इंडियंस वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये हुआ कि दे वांट रूल्ड बाय लोकल, मतलब कि इंडियंस क्या करेंगे, रूल करेंगे, एंड सोवर्निटी आल्सो रेस्ट विद इंडियंस नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये प्रोविजन नहीं था, तो इन कारणों से क्वेश्चन क्या हुआ, फेल हो गया। तो कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल एज अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस दैट वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली एंड अदर्स, दे बिकेम हाईली एक्टिव इन अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस एक्टिविटी। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते थे। अंडरग्राउंड एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे रेडियो प्रसारण हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट से छिपकर क्या करना, एक्टिविटी करना, जैसे कि ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, सैबोटाज, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन लाइन, मतलब कि कम्युनिकेशन लाइन को क्या करना, डिस्टर्ब करते हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाए। ठीक है, इसके अलावा क्या करना, सीक्रेट रेडियो स्टेशन को चलाना। तो ये सब काम ये लोग कर रहे थे, सोशलिस्ट ग्रुप, जो कि फैक्शन कांग्रेस के अंदर था। और इसके मेंबर्स कौन कौन थे, इसके मेंबर्स थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा अशरफ अली। क्लियर है। और गांधी आर्ग्यू दैट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेल, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का थ्योरी था, तो गांधी जी, चूंकि आपको जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बाद में क्या हुआ था, वायलेंट हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये मूवमेंट चला गया स्टूडेंट के हाथ में। ठीक है, तो जब ये स्टूडेंट के हाथ में आया तो मूवमेंट काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। क्लियर है। तो अब गांधी जी की पॉलिसी क्या थी, गांधी जी की पॉलिसी ये थी कि हम नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे क्या करेंगे, आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है नॉन वायलेंस का, मतलब कि अहिंसा का, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम जिनसे फाइट कर रहे हैं दे आर हाईली आर्म्ड, और हमारे लोग यार निहत्थे हैं। ठीक है, यानी कि आर्म पीपुल के अगेंस्ट निहत्थे लोगों के द्वारा, मतलब आर्म पीपुल जो है जब निहत्थे लोगों पर अटैक करे, तो इस केस में यदि हमारे द्वारा कुछ वायलेंस किया जा रहा है तो वो नॉन वायलेंस के कैटेगरी के अंदर ही आता है। यहाँ पढ़ लीजिए क्या है। तो गांधी आर्ग्यू दैट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेल इक्विप्ड एग्रेसर, ओके, कुड बी कंसिडर्ड एज नॉन वायलेंट एक्ट, चूंकि इट इज डिफेंसिव स्ट्रगल अगेंस्ट टायरेनी, मतलब ये अत्याचार के अगेंस्ट क्या है, खुद को डिफेंड करना है। ठीक है, डिफेंड करना है। इट्स शोइंग गांधीज फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वायलेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है। नाउ रीड द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि इट वाज लॉन्च्ड इन द रिस्पांस ऑफ क्रिप्स प्रपोजल, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अभी आप पढ़े हो। ठीक है, सोशलिस्ट स्टैंड ऑफ द कांग्रेस वाज एक्टिव इन द अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द मूवमेंट, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये भी राइट है। गांधी ओपाइंड दैट आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ वेल इक्विप्ड एग्रेसर was to be considered as नॉन वायलेंट एक्ट, मतलब ये वायलेंट एक्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्या है, नॉन वायलेंट एक्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइजिंग ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट और रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से कौन सा इवेंट है जो काउज है रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल अगेंस्ट द 1920, मतलब कह रहा है कि 1920 में जो है। ठीक है, ओके, अच्छा हाँ, इस चीज को समझिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए जरा। ठीक है, क्या हुआ जब गांधी जी इंडिया के अंदर आए, ठीक है, तो हमारा जो मतलब कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला फेज क्या है, मॉडरेट का फेज है, सेकंड है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और थर्ड है गांधीयन फेज। ठीक है, तो जो गांधीयन फेज जब आया, ठीक है, तो गांधीयन फेज के दौरान 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। तो गांधीयन फेज का 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो पहला जो मूवमेंट है वो है नॉन कॉपरेशन, मतलब कि असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और ये मूवमेंट होता है 1920 से 22 के बीच। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का इम्पैक्ट पैन इंडिया लेवल रहता है लगभग। ठीक है, मतलब कि इंडिया का लगभग हर एक पार्ट इफेक्टेड रहता है, कुछ साउदर्न के कुछ पार्ट को छोड़कर। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, इसमें क्या होता है कि यूपी में एक चौरा चौरी जगह है जहाँ पर एक पुलिस थाना है, वहाँ पर आग लगा दी जाती है, वहाँ कुछ ब्रिटिशर्स का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो गांधी जी को लगता है कि भाई मोमेंट वायलेंट हो रहा है, तो गांधी जी को लगता है कि हमारा जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, वो कहीं ना कहीं उससे हम डेविएट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, दे विथड्रॉल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या करते हैं, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, जो यूथ है खासतौर पे उसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट होता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते, नाराज रहते गांधी जी से। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि वो जो है, उनको लगता है कि आज़ादी का मार्ग है टेरर, क्या करना, टेरर करना। ठीक है, भय दिखाना, बम फोड़ना। ठीक है, बॉम्ब कल्चर, ये सब डेवलप हो जाता है। आ रहा समझ में। तो ये आपका रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का पहला फेज है। ठीक है, तो ये पहला फेज है रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, मतलब कि रिवॉल्यूशन, क्रांति हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे,
तो बाय फियर टेररिज्म, ये पहला फेज है कब 1922, ठीक है। सेकेंड जो फेज आता है जब ये आता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है 1929 में, ठीक है। अब ये भी क्या होता है कि आपको एक तरह से विड्रॉ हो जाता है तो फिर लोग क्या होता है दोबारा वायलेंट हो जाते हैं, तो ये रिवर्स टेररिज्म का सेकंड फेज है। तो जब क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है तो यूथ का गांधीयन जो तरीका है वे है उसमें ट्रस्ट कम हो जाता है। तो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकंड है राइज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, और थर्ड है रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें से कौन कौन सा रीजन है, दैट इज रीजन बिहाइंड राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल इन द 1920, ठीक है। तो वही तीनों रीजन है इसमें, तीनों रीजन, क्योंकि रशिया में क्या होता है रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशिया क्या करता है इसको इंग्लिश एम्पायर को हरा देता है तो लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट, इससे डीपली डिसअपॉइंट होते हैं मेनी यूथ और रेडिकल्स, ओके। तो इनको गांधीयन जो नॉन वायलेंट मीन्स है उसमें इनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली दे टर्न टुवर्ड्स रिवॉल्यूशन टेररिज्म और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। द राइज ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट ड्यूरिंग द 1920 इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो ग्रोइंग क्लास कंसिस्टेंस एंड लेबर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेटेड कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन इन्फ्लुएंसिंग रिवॉल्यूशनरी थॉट, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो वर्किंग क्लास को सप्रेस किया जाता है तो उनको लगता है कि रिवॉल्यूशनरी थॉट के द्वारा जो है हम आज़ादी को पा सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली वर्किंग क्लास भी क्या करता है, सपोर्ट करता है रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को, ठीक है। और जब रशियन रिवॉल्यूशन 1970 में होता है तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मतलब इससे जो है लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, ठीक है। इंडियंस वेयर गॉट इंस्पायर्ड। तो ये प्रूव करता है कि रशियन रिवॉल्यूशन की वजह डिटरमाइंड है, ऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इंपेरियलिज्म को खत्म कर सकते हैं, ओके। तो इससे बहुत सारे इंडियन जो है अडॉप्ट कर लेते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को। सो इंडियंस अडॉप्ट सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो तीनों ऑप्शन राइट था, आपने देख लिया। अगला प्रश्न क्या है देखिए। विथ रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, ओके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे, इंट्रोडक्शन ऑफ कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। इसमें से कौन सा मेजर है जिसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो हम देख लेते हैं भाई। तो लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश किया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार, कब, 1905 में। कब, 1905 में किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। इसका पर्पस क्या, इसका पर्पस ये है कि हमें प्रमोट करना है एग्रीकल्चर रिसर्च को और साथ साथ क्या करना है, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, एनहांस करना है, यानी उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कर्जन के द्वारा, ओके। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन है उसके अंदर इंडियंस की संख्या को कम कर दिया गया, घटा दिया गया, ठीक है। तो इट रिड्यूस्ड इंडियन रिप्रेजेंटेशंस इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन, ओके। और इसका मेन पर्पस ये था कि ब्रिटिश क्या करे, ब्रिटिश जो है सिस्टम के ऊपर जो है अपना कंट्रोल ज़्यादा रखे, अपना वर्चस्व ज़्यादा रखे। तो इट वॉज पॉलिसी टुवर्ड्स टाइटनिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटीज कमीशन को 1902 में, जिसका पर्पस ये था कि इवेलुएट और रिफॉर्म करना एजुकेशन फंक्शनिंग को। तो ये तीनों राइट था। तो पढ़िए क्या क्या है। तो पहला कि इसमें से लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या काम किया है, ठीक है, ओके। तो पहला कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, ये बिल्कुल राइट है। इंट्रोडक्शन ऑफ कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, ये भी बिल्कुल राइट है, सही है ये। और सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन, ये भी बिल्कुल राइट है। तीनों ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, इसलिए राइट आंसर इज ऑल थ्री। यहाँ पर है न्यूज़पेपर और उसके लीडर के बारे में बात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। बंगाल गजट, इसको हम हिकी गजट भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा बंगाल गजट और हिकी गजट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो बंग दत्ता है यानी बंगाल कुरियर, इसको फाउंड किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, 1821 में। इट वाज अर्लीस्ट इंडियन ओन्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। मतलब ये अर्लीस्ट इंडियन ओन्ड, मतलब इंडियन मालिक है, ओके, इंडियन ओन्ड न्यूज़पेपर है। संवाद कौमुदी, इसको राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में लिखा गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था कि प्रमोट करना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इसके साथ साथ एबॉलिश करना सती को, और प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन एंड रैशनल थिंकिंग, ठीक है। मतलब क्या करना, एजुकेशन और रैशनल मतलब लॉजिकली थिंक करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना। तो ये लिखा हुआ था संवाद कौमुदी के अंदर। अब पढ़ लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है।
तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बिल्कुल राइट है। बंग दत्ता द्वारकानाथ टैगोर ये भी राइट है, ठीक है। बंगाल गजट हेनरी लुइस विवियन देरोजी ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, गलत है। तो बंगाल गजट कौन लिखे हैं? तो बंगाल गजट को पब्लिश किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में। तो ये ऑप्शन गलत है। तो 2 3 इज राइट, मतलब ओनली 2 इज राइट, दैट्स वाई आंसर बी इज राइट। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, होता क्या था, अब समझिए इस चीज को, ठीक है। जैसे ये है प्रिंसली एस्टेट, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यदि किसी ने क्या किया है, साइन किया है सब्सिडियरी अलायंस को, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कुछ ऑफिशियल को यहाँ पर रखेगा, ठीक है, क्लियर है। और इस ऑफिशियल का जो भी मेंटेनेंस का खर्च वगैरह आता है, जो भी आता है, ठीक है, ये सब कौन बियर करेगा? तो दिस विल बी बोर्न आउट बाई प्रिंसली एस्टेट, क्लियर है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो एक्सटर्नल अफेयर खासतौर पे होगा, ठीक है, इस मामले में प्रिंसली एस्टेट लॉ नहीं बना सकता, ये था, ठीक है, ये था। और कई मामलों में क्या था कि पॉलिसी में ये लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगा इन द इंटरनल मैटर ऑफ प्रिंसली एस्टेट, लेकिन लेटर दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन इंटरनल मैटर ऑफ प्रिंसली एस्टेट, ठीक है। अब पढ़ लीजिए, इसको कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी लाए थे इसको। तो द प्रिंसली स्टेट रिक्वायर्ड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशनड इन देयर टेरिटोरी, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट है कि जो प्रिंसली स्टेट है वो पे करता था, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स के लिए जो उसके टेरिटोरी में रह रहे हैं, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है, राइट है। कौन सा राइट नहीं पूछ रहा है ना, नॉट करेक्ट। प्रिंसली स्टेट अंडर द अलायंस हैड टू डिसबैन देयर ओन आर्मी, तो कई बार ऐसा होता था कि इनको अपनी आर्मी को डिसबैन करना पड़ता था, ठीक है, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर ऑफ एलाइड स्टेट, तो इंटरनल अफेयर पे क्या था, कंट्रोल नहीं था इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, ठीक है, बट प्रैक्टिस में था, ठीक है। निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट टू साइन द सब्सिडी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है ये, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ये राइट होगा आपका, सी होगा। या पढ़ लीजिएगा सॉल्यूशन को। जो सब्सिडी अलायंस वहां पे क्या है कि इंडियन रूलर हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशनड विद इन देयर टेरिटोरी, रूलर वेयर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, टू डिसबैंड देयर ओन आर्मी, और ये रिलाई मेनली करते थे ब्रिटिश ट्रूप के ऊपर, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी का जो मैटर था वो लगभग ब्रिटिश के हाथ में था, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल प्रोमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अलाइड स्टेट, लेकिन ग्रेजुअली वो इंटरफेयर करना प्रैक्टिस में करते थे, बट इन पॉलिसी टर्म्स वो नहीं करते थे, ठीक है, इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया। निजाम ऑफ हैदराबाद या फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने साइन किया सब्सिडी अलायंस को, कब साइन किया? 1798 में किया, ठीक है, और उस समय गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली, सभी पूछता है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि अबाउट सी राजगोपालाचारी फार्मूला, तो थोड़ा हम पहले फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, अबाउट सी राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है। जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला है ये 1944 में आया था, ठीक है, और ये प्रपोज करता है कि मुस्लिम लीग को जो है इंडोर्स करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज़ का? कांग्रेस डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन रिटर्न फॉर मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी के बाद जो है, ठीक है, जिन जिन एरिया के अंदर मुस्लिम का मेजोरिटी है वहाँ पे क्या होगा, मुस्लिम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमें पाकिस्तान बनाना है या नहीं बनाना है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्या करना चाहिए कि आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करना चाहिए, ठीक है। The formula states that Muslim majority district in the north, west and east of India could decide through a plebiscite whether to form a separate sovereign state. Okay, यानी कि मतलब कि देखिए मेनली क्या था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उसका मेजोरिटी कहाँ पे था, आपको जब देखेंगे ध्यान से उस समय का, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान है और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है,
क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इन दोनों पार्ट में क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी था। तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला में ये बोला गया कि जब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को एक्वायर कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लेबिसाइड के द्वारा इन दोनों एरिया के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि दे वांट टू बिकम सोवरेन और नॉट। सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस, ठीक है। इसके अलावा देयर बाय ग्रांटिंग देम राइट टू, इसके अलावा प्रपोजल वाज अटेम्प्ट टू फाइंड कांग्रेस लीग कॉम्प्रोमाइज बिफोर इंडिपेंडेंस बट जिन्ना रिजेक्टेड एंड प्लान वाज नॉट गॉट सक्सीडेड, ठीक है। तो पर्पस ये था कि दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट चला था मुस्लिम लीग और क्या नाम है कांग्रेस के बीच में, उसमें एक पैचअप करवाना, ठीक है, लेकिन जिन्ना ने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो इट वांटेड मुस्लिम लीग टू इंडोर्स द कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल राइट है। इट रिकमेंडेड दैट मुस्लिम मेजर एरिया टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी मतलब सुबह सुबह जब हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे, वंदे मातरम, आपने कई मूवी में देखा होगा, ठीक है। जैसे गदर देखा है, गदर एक प्रेम कथा, ओके, वहां देखते सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाला जाता है। प्रभात फेरी, ओके। तो विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, प्रभात फेरी, मैजिक लैंटर्न और वानर सेना, ठीक है, ये संबंधित किससे है, ठीक है। तो ये हुआ था ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1929, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है इनका मेथड क्या था, बाइकआउट, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, बाइकआउट एंड बोनफायर ऑफ फॉरेन गुड, ठीक है। बोनफायर, सॉरी, फायर, फायर होगा, हाँ ठीक है, मतलब ये विदेशी उत्पाद को जलाना, ठीक है, और साथ साथ बाइकआउट करना विदेशी उत्पाद का। नन कॉपरेशन मूवमेंट, ये 1922 में हुआ था। यहाँ फोकस था कि स्कूल, लॉ कोर्ट, ठीक है, और खिलाफत के टूवर्ड सॉलिडेरिटी, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह के कार्यकाल को ठप कर देना है, ठीक है, कोर्ट वगैरह काम को ठप कर देना है, ठीक है। रिन रिवॉल्ट, ये आपको 1946 में हुआ था, ओके। और ये क्या था, इट वॉज नेवल मिटनी, मतलब इसमें क्या था कि आर्मी लोगों ने, सॉरी आर्मी कह रहे हैं, जो नेवल शिप है वहाँ जो इंडियंस काम करते थे उससे मिसट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो दैट्स पे क्या हुआ कि इंडियंस लोगों ने जो जब ये आपका 1946 में हुआ था, तो जब 42 में आपका इक्विटी इंडिया मूवमेंट हुआ, इसके बाद लगातार सीक्वेंस में बहुत सारा इवेंट हुआ, उसी में से वन ऑफ द इवेंट है रिन रिवॉल्ट। इसमें क्या है कि ये लोग जो है मतलब कि शिप पे काम करते थे और इनके साथ मिसट्रीट किया जाता था, और जो यूरोपियन वहाँ पे काम करते थे उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर फायर कर दिया और पूरे शिप को एनेक्स कर लिया, ठीक है। क्लियर है? इसी को हम रिन मिटनी बोलते हैं। तो क्या क्या है देखिए जरा, विथ रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार एंड बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल राइट है। इट रिकॉग्नाइज जमींदार एज लैंड ओनर एंड मेड ओनरशिप राइट हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल, ये बिल्कुल राइट है। एंड जमींदार टू हैड टू गिव 1/3 ऑफ देयर से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ओके। तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसमें होता क्या था देखिए, मान लीजिए हमने 1 रुपया हमें टैक्स के रूप में कलेक्ट करना है, तो इसमें 1/11 पार्ट जो है वो रहेगा जमींदार के पास कमीशन के फॉर्म में, और जो 10/11 पार्ट है, मतलब कि यदि 11 रुपया टैक्स हुआ, क्लियर है, तो 11 रुपया का 1/11 कितना होगा, 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ रहेगा जमींदार के पास एज ए फॉर्म ऑफ कमीशन, और जो 10 रुपीज़ है वो चला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स के फॉर्म। और समझ में, बट यहाँ पे लिखा है 1/3, तो ये ऑप्शन गलत है। दैट्स ओनली 2 ऑप्शंस आर राइट। और ये पॉलिसी कहाँ पे था, बिहार बंगाल में था। और जमींदार जो था उसको लैंड ओनर बनाया गया था, प्लस उसके पास ये पावर था कि वो जो लैंड है उसको अपने मतलब हेरिडिटी यानी कि बच्चों के नाम से कर सकता है या किसी को ट्रांसफर भी कर सकता है, ये अथॉरिटी उसके पास। तो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, कहाँ कहाँ पे, बंगाल और बिहार में, ये बिल्कुल राइट है। इट रिकॉग्नाइज जमींदार एज हेरिडिटरी लैंड ओनर, ओके, एंड मेड ओनरशिप हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल बोथ, ओके, प्रोवाइडेड
दे पे द फिक्स रेवेन्यू, मतलब 10/11। इसके अलावा जमींदार है टू पे 10/11 अराउंड 90% ऑफ कलेक्टेड रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट 1/3। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन था इसके लिए, वहाँ पे लिखा है 1/3। यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है, तो इसमें से कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या क्या रिकमेंड किया गया। ठीक है, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। एक्चुअली ये था कि नेहरू रिपोर्ट की कहानी ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो है पार्लियामेंट के अंदर चैलेंज कर दिया, जब आपका ये आता है साइमन कमीशन आता है। तो साइमन कमीशन जो आता है इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन आने के बाद जो है ये लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई साइमन कमीशन जो है वो बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, संविधान बनाएगा इंडिया के लिए, तो उसमें इंडियंस क्यों नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि इंडियंस आर इनकेपेबल टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसको इन लोगों ने चैलेंज के तौर पे ले लिया। तो इसलिए हमारा जो पहला संविधान आया दैट वाज बाय मोतीलाल नेहरू जी, ड्राफ्ट आया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, एक संवैधानिक ड्राफ्ट है जिसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट 1920। क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 बोलते हैं। ये राइट है कि नेहरू रिपोर्ट के अंदर डिमांड था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें हमें चाहिए डोमिनियन स्टेटस। ये क्या होता है आपको मैंने बताया है कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कम्युनिटीज ये भी था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं की गई थी, उसमें यह था कि वोटिंग राइट जो लिमिटेड लोगों के पास होगा। ठीक है, और इक्वल राइट फॉर वीमेन इसकी बात की गई थी। एक बार हम पढ़ लेते हैं रिपोर्ट क्या था। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। इन्होंने रिकमेंड किया था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ओके, मतलब कि क्या क्या कहते हैं, मतलब कि रूल बाय इंडियंस, होम रूल, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो, अच्छा हाँ ठीक है, सेकंड क्या है, अच्छा सेकंड इट रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, आई एम सॉरी। ठीक है, बाय मुस्लिम लीग, और इन्होंने फोकस किया ज्वाइंट इलेक्टोरेट के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है सेपरेट इलेक्टोरेट और एक होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्लियर है। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहां पे क्या होता है, दो लोग होते हैं ना, एक होता है जो वोट देने वाला होता है वोटर, और एक होता है कैंडिडेट जिसको आप वोट देते हो। कैंडिडेट वोटर्स, वोटर्स ज़्यादा होगा, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे लेकिन कम होंगे वो। ज्वाइंट में भी सेम चीज़ होगा, वोटर्स और कैंडिडेट। क्लियर है, वोटर्स और कैंडिडेट। तो सेपरेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि वोटर जो है जाति एक का है, ठीक है, या धर्म एक का है। क्लियर है, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वो भी क्या होगा, वो भी धर्म एक का ही होगा। ठीक है, तो जिस जाति का वोटर उसी जाति का कौन होगा, कैंडिडेट होगा। आ रहा समझ में। और वोटिंग राइट सिर्फ उसी के पास होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इस एरिया के अंदर ए बी सी तीन जातियां रह रही है, ठीक है, तो ये जो ए जाति है, ठीक है, उसका कैंडिडेट सिर्फ खड़ा होगा चुनाव में, और सिर्फ ए जाति वाले वोटिंग करेंगे, बी के पास वोटिंग राइट नहीं होगा, सी के पास वोटिंग राइट नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ तो इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये सिस्टम हमारे देश के अंदर अब नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कैंडिडेट का सीट रिजर्व होगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी वोटर है, जो कैंडिडेट है वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमने ए के लिए रिजर्व कर दिया, तो कैंडिडेट सिर्फ एक कैटेगरी से होगा। ठीक है, जैसे पंचायती राज में होता है। ठीक है, क्लियर है। या एस सी का सीट क्या होता है, रिजर्व होता है, लेकिन वोटिंग करने का राइट सबके पास होगा, सबके पास होगा। इसको बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट। क्लियर है, ठीक है, इसी को रिजर्व कोटा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ है, ये नहीं है। नाउ रीड द ऑप्शन। तो ये नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, तो फ्रेंचाइज वाज एक्सटेंडेड बट रिपोर्ट स्पोक इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल इन प्रिंसिपल, मीनिंग द गोल वाज यूनिवर्सल दो इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली। ठीक है, अच्छा ये बोल रहा है कि राइट है, तो मतलब कि गोल था कि यूनिवर्सल होगा, लेकिन इसको फेज वाइज मैनर में इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, एक ही बार सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया, फेज वाइज दिया गया। ठीक है, ये राइट है, आई एम सॉरी।
रिपोर्ट क्लियरली प्रपोज इक्वल राइट फॉर वीमेन एंड मैन इन मैटर ऑफ सिटीजनशिप एंड अदर सिविल राइट, मतलब कि अदर सिविल राइट और सिटीजनशिप के मामले में सभी के पास क्या होगा, समान अधिकार होगा, ठीक है। तो ये राइट है, ये राइट है, यानी कि 1 3 4 ओनली 3। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि आपको क्रोनोलॉजी में बताना है। अब देखो कई बार क्या होता है यूपीएससी में, तो दिमाग लगाना है, ठीक है। जनरली हिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि डेट को याद करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो आपको इतना तो इवेंट पता है ना, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता है कि जब आपके यहाँ मंगल पांडे वाला रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपको ये मालूम है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो रिवॉल्ट में सबसे लास्ट काम क्या हुआ था, लास्ट काम ये हुआ था कि बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बिठा दिया गया, ये सबसे लास्ट में हुआ था। ये क्लू हम लगा रहे हैं, वैसे सोल्यूशन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करना है, ठीक है। एग्जाम जो है सिर्फ नॉलेज नहीं होता, क्लियर है। देयर आर मेनी पर्सन हु आर लेस नॉलेजेबल बट दे नो द स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जामिनेशन, और वो क्या करते हैं एग्जाम को इसलिए क्रैक कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, बट उनको स्ट्रेटजी पता नहीं होता, क्या होता है एग्जाम क्रैक वो नहीं कर पाते। इसलिए स्ट्रेटजी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में अप्रोच बहुत मैटर करता है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है और मुझे इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, तो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट ऑन क्रोनोलॉजी, मतलब इसको ऑर्डर में सजाना है। तो पहला क्या है, मिटनी विद्रोह स्टार्टेड एट मेरठ, मतलब विद्रोह स्टार्ट हुआ मेरठ में, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल पांडे ने किल कर दिया ह्यूगसन और बॉग को, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता इन दोनों के बारे में। बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड एज शहंशाह ए हिंदुस्तान, ये तो सबको पता है, ठीक है। मतलब इस लास्ट में होगा ना, नहीं पता तो ये तो पता होगा ना कि लास्ट में क्या होगा, कि पर्पस वही था ना कि बहादुर जो मुगल के जो लास्ट राजा है, ठीक है, उनको क्या करना, उसको हिंदुस्तान की गद्दे बिठा देना है और इस तरह से ब्रिटिश से क्या करना, मुक्ति पाना है। तो सबसे लास्ट में तो 3 इवेंट हुआ होगा। अब ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पे 3 कहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है बी में, तो यानी क्या करना है, बी को राइट कर देना है। तो ये स्ट्रैटेजी हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन जो है स्ट्रैटेजी के तहत हमने सॉल्व कर लिया। बट हाँ, ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करता, ये 4-5 क्वेश्चन में काम कर जाए कभी कभी, ठीक है, हर जगह काम नहीं करता। बट हमें क्या करना है, हर तरह के अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई टेस्ट में बैठना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो इवेंट इस तरह से, मंगल पांडे ने पहले किल किया हग्सन एंड बॉग को, कब, मार्च 21 29 1857। इसके अलावा ये इंसिडेंट हुआ था बराकपुर में, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इट वाज, मतलब ये पहली चिंगारी है 1857 रिवॉल्ट की। फिर मिटने स्टार्ट, तो पहला घटना क्या हुआ, पहला घटना हुआ कि मंगल पांडे किल्ड ह्यूगसन एंड बॉग, ओके, कहाँ पे, बराकपुर में, ओके। और इससे स्टार्ट होता है, मतलब 1857 का रिवॉल्ट। तो मिटनी स्टार्ट होता है कहाँ पे, मेरठ में, मई 10 1857 को। सिपाही जो है मेरठ छावनी के अंदर जो वो रिवॉल्ट कर देते हैं, अपने आप सबको किल कर देते हैं और ये दिल्ली की तरफ पैदल ही मार्च कर देते हैं, ठीक है, चलने लगते हैं। अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड शहंशाह हिंदुस्तान ऑन मार्च 12 1857। आफ्टर रीचिंग दिल्ली द रिबेल डिक्लेयर्ड बहादुर शाह टू एज एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब पढ़िए क्या क्या है। तो पहला है कि मिटनी स्टार्टेड इन मेरठ, तो ये तो सेकंड में हुआ ना, ये नंबर 2 पे हुआ। मंगल पांडे किल्ड ह्यूगसन एंड बॉग पे, तो पहला इवेंट यही होता है। और फिर बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया जाता है शहंशाह ए हिंदुस्तान, ठीक है। तो क्या होगा, पहले होगा 2, है ना, फिर होगा 1 और फिर होगा 3। तो देखिए वैसे भी यही आंसर आ रहा है, समझ गए मेरी बात को। तो एग्जाम में अप्रोच बहुत मैटर करता है, अप्रोच को हमेशा डेवलप करना है, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में, तो ये गलत ऑप्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को कौन लाए थे, डलहौजी लाए थे, ठीक है, डलहौजी लाए थे। तो चलिए पहले से थोड़ा पढ़ लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, कौन लाए थे इसको, लॉर्ड डलहौजी लाए थे 1848-56 के बीच में। ये क्या था, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर इंडियन प्रिंसली स्टेट, मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट को एनेक्स करने का एक पॉलिसी था, ठीक है। इसमें ये था कि यदि मान लीजिए कोई प्रिंसली स्टेट है, वहाँ का जो राजा है, ठीक है, यदि राजा का अगला वंश नहीं है, ठीक है, मतलब कि राजा के बच्चे नहीं हैं, ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है यदि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है, तो उसको राजा एज्यूम नहीं किया जाएगा और अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, उस टेरिटोरी को राजा के डेथ के बाद ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मान लो कोई प्रिंसली स्टेट है और वहाँ पे पहला जनरेशन है, ठीक है, 1G फर्स्ट जनरेशन, लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या है, उसके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो इस केस में जो एडॉप्टेड सन होगा, ठीक है, उसको लीगल हायर नहीं माना जाएगा, मतलब उसको वारिस नहीं माना जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट जनरेशन खत्म हुआ तो क्या होगा इस केस में,
इस टेरिटोरी को एनेक्स कर लिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये पॉलिसी कौन लाया था? डलहौजी, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ, तो इफ नो नेचुरल मेल हायर, मतलब कहने का मतलब मेल वंश नहीं है, यदि फीमेल है तब, फीमेल है तभी आपको एनेक्स कर लेगा वो। तो इफ नो फीमेल, नो नेचुरल मेल हायर, स्टेट लैप्स टू ब्रिटिश एडॉप्टेड हायर नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब कि यदि आपका जो वंशज है, वंशज यदि वो डॉटर है या एडॉप्टेड है, तो इन दोनों को आपका वंशज नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इट वाज जस्टिफाइड एज गुड गवर्नेंस थ्योरी, पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस थ्योरी। तो स्टेट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वर एज फॉलोज। 17 1848, ये पूछता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है क्रोनोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो डेट याद करना पॉसिबल है, मैंने कोड बनाया, इस कोड से आप याद कर सकते हो। तो पहले 17 को 1848 में, संबलपुर को 1849 में, जैतपुर को 1849 में, भगत स्टेट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में नेक्स्ट किया गया। तो पहला है 17, लास्ट कौन है? नागपुर है। तो कई बार सीक्वेंस से पूछता है पहले कौन बाद में कौन। तो हमने कोड बनाया है, सेग मतलब संत, सेग सांबा, गो बाई जेट, वो जेट से जाते हैं, उनके पास एक बैग है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? ऊबर करते हैं, ऊबर से गाड़ी लेते हैं और वो मिलते हैं झांसी से, ओके। और झांसी की जो रानी वो कहाँ बैठी हुई है? नाग थ्रोन पे बैठी हुई है। तो देखिए सेग सांबा, कौन? सेग सांबा, ठीक है, सेग सांबा है ना। तो सेग सांबा, ओके। तो सेग सब 17 याद कर लीजिए, सांबा से संबलपुर याद कर लीजिए, गो बाई जेट, तो जेट से आप जयपुर याद कर लीजिए, बैग से भगत, फिर वो ऊबर लेते हैं तो उदयपुर, फिर वो झांसी में जाते हैं तो झांसी, और वहां पे झांसी की रानी कहाँ बैठी है? नाग थ्रोन पे बैठी हुई है, ठीक है। तो नागपुर। अब पढ़िए ऑप्शन क्या क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, ये गलत है, कौन है बताइए? डलहौजी। झांसी वाज फर्स्ट मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत। पहला कौन है? 17 है। इट स्टिपुलेटेड द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट वेयर द रूलर डिड नॉट हैव नेचुरल हायर, ठीक है, ओके। क्या करेगा? स्टेट को एनेक्स कर लेगा जब उसके पास नेचुरल हायर नहीं होगा। तो बिल्कुल राइट है। तो 3 क्या है? राइट है। तो ओनली 1। अगला क्या देखिए, ये जो एक्टिविटी है क्रोनोलॉजिकल, इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। था पहला कि अटेम्प्ट टू असैसिनेट जज किंग्सफोर्ड बाय प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, बॉम्ब अटैक ऑन द वाइसराय बाय रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, assassination of plague commissioner of पुणे बाय चापेकर ब्रदर्स, assassination of AMT जैक्सन जो कलेक्टर है नासिक के बाय अनंत लक्ष्मण कन्हरे, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो प्लेग कमिश्नर है इनका रांट नाम है, तो चापेकर ब्रदर्स को 1897 में किल किया गया, ठीक है। इट ही वाज किल्ड इन 1897। तो इट वाज अर्ली रिवॉल्यूशनरी एक्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन पुणे। इसके अलावा जज किंग्सफोर्ड, इसको असैसिनेट, अटेम्प्ट टू असैसिनेट, इसको मारने की कोशिश की गई 1908 में बाय प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ये 1908 में हुआ। इसके अलावा इन्होंने एक बॉम्ब को थ्रो कर दिया मुजफ्फरपुर में, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि गलती से 2 ब्रिटिश महिलाओं का डेथ हो गया। असैसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन बाय अनंत कन्हरे, ये 1909 में हुआ, ठीक है। जैक्सन वाज कलेक्टर ऑफ नासिक, ही वाज किल्ड फॉर हिज ऑपरेसिव एक्शन अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी। बॉम्ब अटैक ऑन वाइसराय बाय रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल 1912 में हुआ, ठीक है। तो बॉम्ब को थ्रो कर दिया गया था लॉर्ड हेडिंग के ऊपर ड्यूरिंग प्रोसेसन इन दिल्ली, इन्होंने एक प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो अब पर ये क्या किया, तो पहला क्या है चापेकर ब्रदर्स, सेकंड क्या है प्रफुल्ल चाकी। तो पहला क्या है? पहला है आपका चापेकर ब्रदर्स, मतलब 3 पहले आएगा, फिर प्रफुल्ल चाकी, फिर नासिक कलेक्टर, फिर 3142। तो 3142 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, तो बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन, बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके बाद थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है 1942 में लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इट वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अगस्त ऑफर ऑफ 1940, यानी कि जो अगस्त ऑफर उसमें सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए लाया गया था क्या, इसलिए लाया गया था आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह।
तो जो पहले सत्याग्रही हैं उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, और इसके बाद सेकंड सत्याग्रही है जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम के अंदर। अगस्त ऑफर किया था तो इसको लाया गया था लॉर्ड लिनलिथगॉ के द्वारा। ओके, इसका पर्पस ये था कि वर्ल्ड बैंक टू में, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू, आई एम सॉरी, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू में दे वांट सपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस ये था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा इसके बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे डोमिनियन स्टेटस, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका हम विस्तार करेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी को जो है वीटो दिया जाएगा। तो माइनॉरिटी वीटो का मतलब क्या हुआ कि आप फ्रेगमेंट्री पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, आप देश को तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी आफ्टर वॉर, जब वॉर खत्म होगा इसके बाद लाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो संविधान को बनाएगा। अल्टीमेटली इट वाज रिजेक्टेड बाई जिन्ना, ठीक है, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सॉरी, कांग्रेस रिजेक्टेड, जिन्ना एक्सेप्टेड, आई एम सॉरी, ठीक है, कांग्रेस रिजेक्टेड, जिन्ना एक्सेप्टेड। अब पढ़िए क्या है। Consider the following statement with respect to Indo Satyagraha. So it was started as a response to August offer. Started as a response to August offer. तो बिल्कुल राइट है। आचार्य विनोबा भावे was first सत्याग्रही, second was पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोथ ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बोथ ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा एक्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो चार्टर 1813 है, इट वाज फर्स्ट एक्ट जिसमें ये प्रोविजन था कि गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर इंडिया के अंदर। इसमें एलोकेट किया गया एनुअल सम ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर और लर्निंग, उसके रिवाइवल के लिए। तो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, मतलब कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है। With reference to cultural contribution of स्वदेशी movement, consider the following statement, ठीक है, कल्चर मतलब सांस्कृतिक कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है स्वदेशी मूवमेंट। अमार सुनार बांग्ला वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर क्रिएटेड द पेंटिंग ऑफ भारत माता टू सपोर्ट द मूवमेंट। इट स्प्रेड टू मद्रास रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ चिदम्बरम पिल्लई। आई थिंक तीनों इसका राइट। ओके, अमार सुनार बांग्ला वाज कंपोज्ड बाय, आई एम सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नॉट बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, इट वाज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, नॉट बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन्होंने कंपोज क्या किया था, वंदे मातरम। ओके, तो बी फॉर बंदे और बी फॉर बंकिम चंद्र चटर्जी, बैंक, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, ये सब बहुत काम करता है सब ट्रिक सब, ठीक है। जब एग्जाम में बैठोगे आप उस समय ये सब जो क्ल्यू है, ये सब क्ल्यू पता होना चाहिए। ये तो राइट है कि अभिनव टैगोर ने पेंट किया था आइकॉनिक इमेज ऑफ भारत माता ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, और ये इसका पर्पस था कि इंस्पायर करना नेशनल सेंटिमेंट को। मूवमेंट एक्सपेक्ट टू मद्रास रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ये भी बिल्कुल राइट। इन्होंने प्रमोट किया था स्वदेशी इंटरप्राइज को, जैसे कि इनका स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो पढ़िए क्या क्या ऑप्शन है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर क्रिएटेड पेंटिंग ऑफ भारत माता टू सपोर्ट द मूवमेंट, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इट एक्सपेक्ट टू मद्रास रीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ चिदम्बरम पिल्लई जी, बिल्कुल राइट है। तो 2 3 इज राइट, दैट्स वाई बी इज राइट ऑप्शन। बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल, द फर्स्ट नोवेल दैट फर्स्ट फीचर्ड इन इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, ये सन्यासी मूवमेंट से इंस्पायर, ठीक है, किस मूवमेंट से इंस्पायर, ये इंस्पायर है सन्यासी मूवमेंट। एक्चुअली सन्यासियों ने क्या किया था कि ब्रिटिश का जो एक्सपेक्टेटिव पॉलिसी था उसके अगेंस्ट उन्होंने कलेक्टिव रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है, सन्यासियों ने, तो हम सन्यासी रिवॉल्ट बोलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नॉवेल है आनंद मठ, क्या नाम है, आनंद मठ, ये 1882 में आया था। इट फीचर्स द सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, जो बाद में नेशनल सॉन्ग बन गया इंडिया का। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय, दोनों में अंतर है। तो नोवेल वाज इंस्पायर्ड बाय सन्यासी रिवॉल्ट, ठीक है, इट वाज रिवेलियन, मतलब ये विद्रोह था, बाय हिंदू एस्थेटिक यानी कि सन्यासी, एंड पीजेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर लोकल अलाइज। लोकल अलाइज कौन है, लोकल जमींदार है, ठीक है, जो क्या कर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोकल पीजेंट को, किसान को। तो ये क्या था, सन्यासी और किसान का कलेक्टिव क्या था, रिवॉल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश एंड लोकल सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। Which of the following statement regarding सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट कौन सा नहीं है, और देख लेते हैं।
तो सूरत सेशन ऑफ 1907 जो था इट वाज मार्क्ड अ मेजर, तो इसमें क्या हुआ था कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों में विभाजन हो जाता है, ठीक है। ये पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ठीक है, कि कौन से सेशन में कांग्रेस और ये अलग हो जाते हैं और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग होता है, और कौन से सेशन में साथ होते हैं, ये भी पूछता है। ओके, तो लखनऊ सेशन है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। खैर, तो सूरत सेशन ऑफ 1907 में क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इसमें स्प्लिट हो जाता है। इट वाज प्रेसिडेंट बाय रास बिहारी घोष, मतलब प्रेसिडेंट कौन है, रास बिहारी घोष है। तो एक्सट्रीमिस्ट के नेताजी कौन है, पीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनका डिमांड है कि भाई हमें क्या करना है, बाइकआउट करना है और स्वदेशी को अपनाना है, ये ऑफिशियल कांग्रेस पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कांग्रेस की ऑफिशियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, बाइकआउट एंड स्वदेशी। इसके द्वारा ये प्रपोज किया गया एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और इसके लीडर कौन है, लीडर इसके हैं बाल गंगाधर तिलक जी। और जो मॉडरेट है इसके लीडर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये रेडिकल अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है, ठीक है। तो इनका 3P अप्रोच था, ठीक है, पेटिशन, प्रेयर, ओके, और एक और कुछ है, हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। तो ड्यू टू डिसएग्रीमेंट नो स्वदेशी रिजोल्यूशन वाज पास, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो स्वदेशी रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, ठीक है, लैप्स कर गया, और अल्टीमेटली सेशन जो है ये खत्म हुआ बाय स्प्लिट ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। पढ़िए क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है, इट वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय रास बिहारी घोष। इसको कौन प्रेजाइड कर रहे हैं, रास बिहारी घोष, ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर वाज स्प्लिट इन कांग्रेस इनटू एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। द मॉडरेट वेर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बाइकआउट व्हिच वाज डिमांड बाय एक्सट्रीमिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्वदेशी रिजोल्यूशन वाज पास्ड, इट वाज नॉट पास्ड, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या हुआ, दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, इन कारणों से पास नहीं हो पाया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो डी इज। अगला प्रश्न क्या है, देखो भाई, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल। पहले हम इल्बर्ट बिल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इल्बर्ट बिल में क्या था कि इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल। तो इसमें क्या था कि जैसे जो ट्रायल होता है, ट्रायल, ठीक है, तो ट्रायल में ये रूल था कि यूरोपियन को ट्रायल यूरोपियन जज करेंगे, और जो इंडियन का ट्रायल है यूरोपियन जज भी कर सकता है और इंडियन जज भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन वॉज वेरी ग्रेट पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने, ये जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इल्बर्ट बिल के अंदर क्या होगा कि इवन जो इंडियन जज है दे कैन मेक ट्रायल ऑफ यूरोपियन, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि यूरोपियन इससे गुस्सा हो गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ड्यू टू यूरोपियन रिजेंटमेंट इस बिल को वापस लेना पड़ा, और इसने ब्रिटिश को एक्सपोज कर दिया कि ब्रिटिश जो है वो क्या कहता है, ब्रिटिश का जो वाइटिस पॉलिसी है, वाइट को सपोर्ट करने की पॉलिसी है, एक्सपोज हो गया ब्रिटिश। चलिए, तो इंडियन, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, 2 years आफ्टर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल 1883 में आया था और आईएनसी आया था 1885 में। इल्बर्ट बिल इंडियन एम्पावर्ड इंडियन मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जज टू ट्राई यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। वही मैंने समझा दिया आपको ना कि इंडियन जज क्या करेंगे, देखिए, इंडियन जज है वो ट्रायल करेंगे किसका, इंडियन और यूरोपियन दोनों प्रिजनर का, ये था, ठीक है। जो यूरोपियन जज है वो ऑलरेडी ट्रायल कर रहे थे दोनों का, समझ में आ रहा है। तो यूरोप इस चीज़ का अपोज हुआ, बोला गया कि भाई इंडियन ट्रायल करेंगे सिर्फ इंडियन का, ठीक है, यूरोपियन का नहीं करेंगे, ओके। ये था एंटी इल्बर्ट बिल, ठीक है, एंटी इल्बर्ट बिल, ओके। चलिए पढ़ लीजिए दोबारा क्या। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल, तो ये गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। इल्बर्ट बिल एम्पावर्ड इंडियन मैजिस्ट्रेट और सेशन जज टू ट्राई चार्ज अगेंस्ट यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो 2 तो राइट है बट 1 गलत है, इसलिए डी क्या होगा, डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो डी होगा, ये थोड़ा सा ढक गया है, ठीक। चलिए अगला क्या है देखिए। हाँ, तो देखिए, इल्बर्ट बिल वाज प्रपोज्ड बाय वाइसराय रिपन, लॉर्ड रिपन। इट वाज ड्राफ्टेड बाय कर्टने इल्बर्ट, ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट किया था। एम क्या है, अलाउ इंडियन जज टू ट्राई यूरोपियन और इंग्लिश ऑफेंडर इन इंडिया। तो यूरोपियन कम्युनिटी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, इसको वाइट म्यूटनी भी बोलते हैं, वाइट विद्रोह भी बोलते हैं। रेशियल इशू, यूरोपियन रिफ्यूज टू बी ट्राइड बाय इंडियन मैजिस्ट्रेट। तो अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हुआ कि अच्छा ठीक है, जब यूरोपियन ज्यूरी होगा, ज्यूरी मतलब जज का कलेक्शन होता है, उसमें इंडियन अपियर हो सकता है। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ कि इंडियन जज को ट्राई यूरोपियन ओनली विथ यूरोपियन ज्यूरी।
तो इट मार्क राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इससे इंडियन नेशनलिज्म राइज हुआ और ये एक्सपोज किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को। इट वाज सपोर्टेड बाय इंडियन मिडिल क्लास एंड प्रेस। चलिए आगे। प्रति सरकार, इट इज मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, प्रति सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। थोड़ा पानी पी लूँ आप लोग को ऑब्जेक्शन ना हो तो। ओके, प्रति सरकार, प्रति सरकार इट इज अ फॉर्म ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कहाँ कहाँ प्रोक्लेम किया गया था, तो यहाँ पे एक लिस्ट, इस लिस्ट को याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, ठीक है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट बलिया में आया था, ठीक है। तो बलिया में जो लोकल गवर्नमेंट था उसका नाम, उसके लीडर है चित्तू पांडे जी। ओके, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि फर्स्ट टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ओके, तो पहला जो पैरेलल गवर्नमेंट था यही था। तामलुक ये बंगाल में है, ओके, बंगाल में है। ओके, यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का नाम था पैरेलल गवर्नमेंट का, उसका नाम था ताम्रलिप्ता गवर्नमेंट। लीडर कौन है, धारा समांथा मुखर्जी। इट वॉज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग। सतारा महाराष्ट्र में है, ओके, और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का नाम है प्रति सरकार। पैरेलल गवर्नमेंट का नाम क्या है, प्रति सरकार, और इसके लीडर है नाना पाटिल। इट वॉज गोरिल्ला गवर्नेंस। ओके, तालचर ये आपको उड़ीसा में है, यहाँ पे इसका नाम था लोकल रिवॉल्ट। लोकल लीडर्स का नाम पता नहीं है, बट ये बहुत कम समय, ठीक है। और कर्नाटका में रिबेल पॉकेट, लोकल एक्टिविस्ट, और इसमें क्या था, काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। तो ये पूछता है एग्जाम के अंदर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रति सरकार कहाँ पे, प्रति सरकार आपको है सतारा में, ठीक है। कौन इसके लीडर है, नाना पाटिल, और गवर्नेंस का फॉर्म क्या है, गुरिल्ला गवर्नेंस। तो प्रति सरकार एक फॉर्म ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इट वाज प्रोक्लेम्ड इन सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र। और पहला कौन है, पहला पैरेलल गवर्नमेंट बलिया, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे है जी, देखिए तो चित्तू पांडे। यहाँ पर कुछ एसोसिएशन का नाम दिया है, भारत श्री महामंडला विमेंस इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। इसमें से कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है विमेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश इंडिया, तो पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछता है, ठीक है। तो भारत स्त्री महामंडला ये 1910 में आया था। इट वॉज फाउंडेड बाय सरला देवी चौधरानी, ठीक है, सरला चौधरानी। ये इंडिया का पहला मेजर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस था फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना और विमेन का अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है। भारत स्त्री महामंडला 1910 में आया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन ये 1917 में आया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स एंड डोरोथी, ठीक है, जो भी है, के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका पर्पस क्या था, इट वर्क फॉर विमेन सफ्रेज, मतलब विमेन का वोटिंग राइट और सोशल रिफॉर्म, ठीक है। इसका दो पर्पस था। थर्ड था नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया 1925। इसको फॉर्म किया गया था ताकि इंडियन विमेन को रिप्रेजेंट किया जा सके इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन के अंदर। इट वर्क फॉर सोशल एंड लीगल रिफॉर्म। और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस ये 1927 में हुआ था। इट वॉज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजन। इट बिकेम मेजर बॉडी दैट इज वर्किंग फॉर विमेन्स एजुकेशन, विमेन्स राइट एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। देखिए क्या क्या है। तो भारत स्त्री महामंडला ये पहला होगा 1, तो पहले इसको काट दीजिए। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन कब आया था बताइए, ये आया था 1917 में आया था। तो 1 के बाद 2, ठीक है, 1 के बाद 2 होगा, ठीक। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन ये कब आया था, तो ये आपको आया था 1925, तो 3 होगा, 4 होगा, तो ए इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन रीजन बिहाइंड गदर मूवमेंट, ठीक है। तो गदर मूवमेंट जो हुआ था एक मिलिटेंट स्टैंस था, ये क्यों हुआ था, क्या रीजन था, समझिए जरा, ठीक है। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो कनाडा है, कनाडा वहाँ पे मैक्सिमम पंजाब के लोग रहते हैं, ठीक है। तो पंजाब के लोग आज से यहाँ नहीं रहते, बहुत पहले से रहते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। तो क्या हुआ कि सिंगापुर से एक शिप जा रही थी कोमागाता। कौन सा शिप था, शिप का नाम था कोमागाता, कोमागाता ये शिप का नाम है। ये जा रहा था यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मतलब कुछ इशू था, ठीक है, मतलब इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो है, ठीक है। जो लोग यहाँ से सिंगापुर से यहाँ पे आ रहे थे, ओके, इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, समझ में आ रहा है।
अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वापस चले गए। तो जब वापस ये कलकत्ता पोर्ट पर आया तो क्या हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने जो है इनको इंडिया में एंट्री करने से मना कर दिया। ठीक है, इन कारणों से दोनों में क्या हुआ, नोकझोंक हो गया और उसमें बहुत लोग मारे गए। क्लियर है? तो बोलते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है मतलब कि गदर मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, लेकिन बाद में जब गदर होने वाला था उससे पहले जो ब्रिटिश का जो आपका सीआईडी होता है, ओके, इन्होंने एक्सपोज कर दिया, तो अल्टीमेटली सारे गदराइट पकड़ेगा और फिर उनको हैंग कर दिया गया। बहुत ही दुखद घटना थी। तो विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन टेंशन बिहाइंड गदर मूवमेंट ट्रांजिशन टू मोर। तो जो गदर मूवमेंट है वो मिलिटेंट क्यों हुआ, तो उसका रीजन क्या था, कोमागाता मारू इंसिडेंट। समझ गए आप? ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो गदर मूवमेंट 1913-19 में हुआ था। इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन एक्सपैट्रिएट मेनली पंजाबी इन यूएस एंड कनाडा। ठीक है, इसका पर्पस है ओवरथ्रो करना ब्रिटिश रूल को थ्रू आर्म्ड रिबेलियन। तो कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था, जहां पे एक शिप जिसमें कि बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट थे, ठीक है, दे वर डिनाइड एंट्री इन कनाडा एंड लेटर मेट विद पुलिस फायरिंग एट कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि बाहर के इंडियन और ज़्यादा गुस्से में आ गए। ठीक है, तो दिस इवेंट रेडिकलाइज द गदर लीडर्स कन्विंसिंग देम दैट पीसफुल मीन्स जो है वो वर्क नहीं करेगा ब्रिटिश के साथ, और आर्म स्ट्रगल करने की आवश्यकता, ये ओनली पाथ है इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये बिल्कुल राइट है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। स्वराज पार्टी एडवोकेटेड फॉर बाइकॉटिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश, ये बिल्कुल राइट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो एंट्री था इनका, ठीक है, एंट्री था। तो क्या हुआ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है तो इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस का दोबारा फिर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस का दोबारा स्प्लिट हो जाता है। तो एक होता है प्रो चेंजर और एक होता है नो चेंजर। प्रो चेंजर, एक होता है नो चेंजर। समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रो चेंजर और नो चेंजर। जो प्रो चेंजर वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट बोलते हैं कि हम काउंसिल के अंदर जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। नो चेंजर क्या बोलते हैं, हम ग्राउंड पे वर्क करेंगे। क्लियर है, ग्राउंड पे वर्क करेंगे। तो क्या होता है, अब दोनों में फिर झगड़ा हो गया, है ना जी। तो दोनों में फिर दोबारा झगड़ा नहीं हो जाए, जैसे कि सूरत सेशन में हुआ था। तो इसके लिए एक दिल्ली पैक्ट होता है। क्या होता है, दिल्ली पैक्ट होता है कि भैया हम लोग आपस में ठीक है अलग अलग तो हैं, लेकिन एक दूसरे के एजेंडा को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन 1923 बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ओके, आफ्टर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गोल क्या है, गोल है अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट लीगल मींस एंड पीसफुल मींस थ्रू काउंसिल एंट्री। काउंसिल एंट्री क्लियर है। तो First did not boycott the legislative council. Instead, they believed in entering the council to obstruct, expose British policy from within. मतलब कि काउंसिल एंट्री प्रोग्राम, यानी कि हम काउंसिल में एंट्री करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ब्रिटिश की पॉलिसी को एक्सपोज करेंगे। ब्रिटिश की पॉलिसी कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, गलत है, उसको हम एक्सपोज करेंगे ब्रिटिश को। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को। तो स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू इन द अर्ली 1920। तो अर्ली 1920 नहीं होगा, ये गलत है जी। स्वराज पार्टी एडवोकेटेड फॉर बाइकॉटिंग लेजिस्लेटिव एस्टैब्लिश्ड 1920, राइट 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 राइट, सॉरी अभी तो आप पढ़े हो, ठीक है, 23 में हुआ। तो वन इज राइट, एडवोकेटेड फॉर बाइकॉटिंग, ये बाइकॉट नहीं करेगा, क्या करेगा, ये पॉलिसी को एक्सपोज करेगा। तो स्टेटमेंट टू क्या इनकरेक्ट है, टू क्या इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब सी क्या होगा, राइट होगा, सी राइट होगा। स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती वे आर बोथ इन्फ्लुएंशियल हिंदू रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी। ठीक है, और दोनों का अप्रोच जो था वो अलग था। दोनों हिंदू रिफॉर्मर है 19th सेंचुरी के अंदर, लेकिन दोनों का जो अप्रोच है, तरीका है, वो अलग अलग है। कैसे अलग है इसको हम समझते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद emphasized the importance of भक्ति और डिवोशन while दयानंद सरस्वती focused on कर्मा एक्शन। तो इसका पहले सॉल्यूशन पढ़ लो भाई, ठीक है, तब बेटर समझ में आ जाएगा। तो विवेकानंद जी जो है उन्होंने अडॉप्ट किया आइडल वर्शिप को, बोला मूर्ति पूजा गलत नहीं है, इट इज अ लेजिटिमेट वे फॉर कॉमन पीपल टू कॉन्सेंट्रेट देयर माइंड एंड रियलाइज द डिवाइन पावर। ठीक है, यानी कि जो कॉमन पर्सन है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन, उसको समझेगा नहीं। तो उसके लिए क्या, मूर्ति पूजा एक मतलब माध्यम है जिससे अपने आप को, जिससे क्या करेगा, गौर की तरफ अपने कॉन्सेंट्रेट फोकस कर पाएगा वो।
तो विवेकानंद ने बोला कि वर्शिप जो है वो लीगल तरीका है, सही तरीका है कॉमन आदमी के लिए टू कॉन्सेंट्रेट देयर माइंड एंड रियलाइज द डिवाइन पावर। ओके, तो इन्होंने बोला कि इट वाज सिंबॉलिक एड नॉट अ सुपरस्टिशन, मतलब कि ये सिंबॉलिक एड है, ये अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो फाउंडर है आर्य समाज के, इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट किया आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे ये। इन्होंने बोला कि इट इज अगेंस्ट ट्रू वैदिक रिलीजन, ये वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट है। और इन्होंने प्रमोट किया बैक टू वेदा और एम्फेसाइज किया मोनोथेइज्म, एक ही गॉड होता है। अब पढ़िए सॉल्यूशन क्या है। स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति डिवोशन व्हाइल दयानंद सरस्वती फोकस्ड ऑन कर्म। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट व्हाइल दयानंद सरस्वती प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, Vivekananda aimed to uplift women and downtrodden while Dayananda Saraswati advocated for preservation of traditional social structure. ठीक है, राइट है। Vivekananda believed that idol worship could be a pathway to understand the divine. Dayananda Saraswati rejected it as a contrary to Vedic teaching. ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, राइट है। ओके, तो इसका शायद ये ए होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शायद ए होना चाहिए, शायद ए होना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है? अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा 1930 में। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसोबीडियंट रिजोल्यूशन जो आता है ये आपको लाहौर सेशन में आता है 1929 में, और लाहौर सेशन ने डिक्लेयर किया कि पूर्ण स्वराज्य जो है, ठीक है, हमारा गोल होगा। तो क्या क्या डिक्लेयर किया? पूर्ण स्वराज्य, अप्रूव कर दिया सीडीएम को, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और 13 डिमांड, इसका 13 डिमांड था। गांधी का इंस्ट्रक्शन क्या था कि हमें बाइकआउट करना है फॉरेन क्लॉथ को और लिकर को, शराब को, हमें टैक्स पेमेंट नहीं करना है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है, और जो लोकल ऑफिशियल है वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है, जो विमेन का जो पार्टिसिपेशन था बहुत हाई था, स्पेशली इन पिकेटिंग, प्रदर्शन, प्रभात फेरी, सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, एंड जब गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, यहाँ पे ढक गया है। ठीक है, तो जो गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, एक्ट 1931, इसके द्वारा सीडीएम क्या होता है? एंड हो जाता है। अब पढ़िए ऑप्शन क्या क्या है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो रिजोल्यूशन टू लॉन्च द सीडीएम वाज अप्रूव्ड इन द कराची सेशन। तो लाहौर सेशन था, कौन था? लाहौर था, तो ये तो करेक्ट नहीं है ना, पहले इनकरेक्ट हो गया। गांधी आस्क्ड लोकल ऑफिशियल टू डिनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वीमेन पार्टिसिपेटेड, ये राइट है। मूवमेंट वाज सस्पेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट 1931। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। तो चार्टर एक्ट 1813 इनकॉर्पोरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस इन द कंट्री। ओके, लॉर्ड मैकाले जो माइन्यूट है, इट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये राइट है। द मास लिटरेसी इन इंडिया वाज मच बेटर इन 1921 देन 90, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, ब्रिटिश नेवर फोकस्ड ऑन मास एजुकेशन। ओके, एंड द कंडीशन वाज नॉट बेटर इन 1921 इन कंपेरिजन टू 1821। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, तीसरा ऑप्शन। ये बिल्कुल राइट है, और 1 भी शायद राइट है, हम एक बार देख लेते हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है, इट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम क्लॉज फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इट इनकरेज मॉडर्न साइंस एंड वेस्टर्न लिटरेचर, बिल्कुल राइट है ये। मैकाले मैन 1835 में आया था। ठीक है, इट लेड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन। ओके, आई एम सॉरी, बट डिड नॉट एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन ऑल प्रोविंसेस। ठीक है, ये कब आता है? ये आता है उर्स डिस्पैच के अंदर 1854 में। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर ऑल प्रोविंस ये कहाँ पे आता है? ये उर्स डिस्पैच में आता है, मैकाले मैन्यूट में नहीं आता। मैकाले मैन्यूट जो मेनली था वो उसके लिए था कि ये एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट दोनों में से कौन से मीडियम के अंदर पढ़ाया जाए, इसको लेकर कंट्रोवर्सी था। तो ये कंट्रोवर्सी जो था, ठीक है, ये ब्रेक बाय मैकाले मैन्यूट, ये हम लोग पढ़ेंगे अलग से। ओके, इसके अलावा मास लिटरेसी रिमेंड वेरी लो इवन बाय 1921, ये बिल्कुल राइट है। अब पढ़िए ऑप्शन क्या है। तो देखो, ये तो पहला तो राइट है भाई, ठीक है, लेकिन सेकंड क्या है? गलत है। सेकंड क्या होगा? उर्स डिस्पैच होगा, तो ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। और मास एजुकेशन वाज मच बेटर, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ओनली 1 राइट होगा, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। यहाँ पे रिवॉल्ट 1857 ये पूछता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो 1857 का रिवॉल्ट दिया हो, पूछा है कि कौन से लोकल जगह के कौन लीडर थे, ठीक है। ये लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, दिस लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ अवध, यहाँ से थे बेगम हजरत महल, ठीक है। कानपुर से थे नाना साहिब, ठीक है, इनको असिस्ट किया था तांत्या टोपे ने। बरेली से थे खान बहादुर खान, दिल्ली से थे जनरल बख्त खान, और बिहार से थे कुंवर सिंह। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह। पढ़िए जरा ऑप्शन क्या क्या है। लखनऊ से बेगम हजरत महल बिल्कुल राइट है। कानपुर से नाना साहब, ये भी बिल्कुल राइट है। बरेली से कुंवर सिंह नहीं है, कौन है? खान बहादुर है, ठीक है। दिल्ली से बख्त खान, ये बिल्कुल राइट है। और बिहार से कौन है? बिहार से कुंवर सिंह, मतलब उल्टा कर दिया दोनों ऑप्शन को, ठीक है जी। ये भी गलत है, तो 3 और 5 गलत है, तो ओनली 3 इज राइट। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। काकोरी ट्रेन डकैती बाय रामप्रसाद बिस्मिल, थ्रोइंग बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह, ठीक है। चितगांव, ये तीनों राइट है। आर्मेडेड बाय सुरेशन, ये तीनों राइट है। बट पूछा कि कौन पहले हुआ बाद में कौन हुआ, राइट सबको पता है, ठीक है। तो डेट भी याद करना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे? टेस्ट जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको फायदा होगा। तो काकोरी इंसिडेंट कब होता है? 1925 में होता है, ठीक है। काकोरी इंसिडेंट होता है 1925 में। थोड़ा मेरा गला सूख रहा है भाई, ठीक है, तो इन बिटवीन में वाटर थोड़ा इंटेक करूंगा। ओके, तो काकोरी का हुआ 1925 में हुआ, ठीक है। तो काकोरी 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। 1929 में क्या हुआ? असेंबली बॉम्बिंग, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आज के डेट में पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? ओवरहॉल कर दिया गया था बम को, मतलब बम को क्या कहते हैं, थ्रो किया गया था, जो हार्मलेस बम था। इसका पर्पस ये था कि भाई ब्रिटिश की पॉलिसी को विरोध करना। तो ये कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। और 1930 में होता है चितगांव आर्मरी रेड। चितगांव एक जगह है, अब ये चला गया बांग्लादेश के अंदर, ओके। यहाँ पे जो सुरेश सेन ने क्या किया था कि ब्रिटिश की जो आर्मरी, जहाँ पे हथियार रखा जाता है, उसके ऊपर एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने रेड कर दिया उसको, 1930 में हुआ। अब पढ़िए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो तीनों 1 2 3, 1925, 28, 30। विथ रेफरेंस टू एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, मतलब कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इंडिया के अंदर आई, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहले तो एक चीज याद कर लो, जैसे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो इसके लिए कोड है PDBDF। PDBDF। तो पहले आया पुर्तगीज, फिर आया डच, फिर आया ब्रिटिश, फिर आया डेनमार्क, फिर आया फ्रेंच। ये क्रोनोलॉजी है PDBDF। पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया। बट यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। खैर, डच एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट कोची, ये इनकरेक्ट है। डच ने पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया कहाँ पे? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, 1605 में, न कि कोची में। ये गलत है, पहला ऑप्शन। They later captured Kochi from Portuguese in 1683, but that was not their first factory. इंग्लिश का पहला फैक्ट्री हुगली में स्टैब्लिश हुआ था, ये गलत है। इंग्लिश का पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था सूरत में 1613 में, विद द परमिशन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर, ओके। और हुगली फैक्ट्री जो है उसको सेटअप किया गया 1651 में। और फ्रेंच का जो फैक्ट्री है, पहला फैक्ट्री वो स्टैब्लिश हुआ था मछलीपट्टनम में, ये गलत है, ठीक है। तो फ्रेंच का पहला फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश हुआ था 1668 में, ठीक है, 1668 में। समझ गया? तीनों गलत है, तीनों गलत है। तो ये था मछलीपट्टनम, है ना, कोची में नहीं था, कहाँ पे था? मछलीपट्टनम। ये था सूरत, और ये था सूरत, तो तीनों गलत है, तो मतलब नन। लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट जो होता है एक्चुअली क्या था कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में क्या हुआ 1907 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जो सूरत स्प्लिट होता है, सूरत सेशन। तो बाद में 1916 में क्या होता है? लखनऊ पैक्ट होता है। इसमें दोनों दो साथ में चले जाते हैं, यानी इसमें एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट,
और जो मुस्लिम लीग है ये भी साथ में चला आता है, बट मुस्लिम लीग का गलत डिमांड इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। और वो डिमांड ये था कि भाई क्या कहते हैं, जो 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 सेपरेट इलेक्टोरेट इस बात को मान ली जाती है और बाद में इसी कारण इंडिया का विभाजन होता है, ठीक है। तो पैक्ट ब्राउट टुगेदर द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग, बिल्कुल राइट है, ये राइट है ना। देखो यहाँ पे ना एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और मुस्लिम लीग। बाल गंगाधर तिलक एंड मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड लखनऊ पैक्ट। मदन मोहन मालवीय ने अपोज किया था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, अपोज किया था, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि इनका मानना यह था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो गलत है, और बाद में गलत हुआ भी, ठीक है। इसी कारण इंडिया पाकिस्तान बन गया। तो ओनली वन इज राइट। पढ़िए। लखनऊ पैक्ट यूनाइटेड कांग्रेस, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड पैक्ट एंड प्लेड अ की रोल, बट मदन मोहन मालवीय डिड नॉट सपोर्ट. इन्होंने कहा ही वाज क्रिटिकल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांटेड टू मुस्लिम. अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कॉन्सेप्ट ने बता दिया आपको. जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे पॉपुलेशन हर कम्युनिटी का है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और सिर्फ मुस्लिम को वोटिंग राइट होगा. इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. With reference to modern Indian history, मैडम H.P. ब्लास्काई और कॉलोनल M.S. ऑलकॉट, ये संबंधित किससे है, ठीक है. तो इनका थियोसॉफिकल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, अमेरिका में स्टार्ट किया था, यूएस में स्टार्ट किया था. बाद में अदियार जो है तमिलनाडु में, वहां पे इसका ऑफिस सेटअप किया गया और अदियार में इस मूवमेंट को, मतलब इंडिया में इस मूवमेंट को लाया गया. किसके द्वारा, तो क्या नाम है उनका जी, मैडम क्या नाम है उनका, भूल गया मैं, सॉरी, एनी बेसेंट. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसको फाउंड किया गया 1875 में न्यूयॉर्क में. इसके फाउंडर कौन है, H.B. ब्लास्काई एंड H.S. ऑलकॉट. ओके, इट केम टू इंडिया इन 1879. हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया अदयार मद्रास में 1882 में. इसके लीडर कौन है, एनी बेसेंट, जिन्होंने ज्वाइन किया 1893 में. पर्पस क्या है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, एंशिएंट इंडियन थॉट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इन्होंने इंडियन कल्चर को रिवाइव किया. और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था 1916 में. अब पढ़िए क्या है, ऑलकॉट थियोसॉफिकल मूवमेंट विद रेफरेंस टू वाहवी मूवमेंट. यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है. इट वाज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये बिल्कुल राइट है, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, धर्म का रिवाइवल करना. इन द वेक ऑफ 1857 रिवॉल्ट इट टर्न इनटू आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये भी राइट है, ठीक है. मूवमेंट एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू दार उल हर्ब, मतलब कि लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टू दार उल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम, ये भी राइट है, ठीक है, कि इंडिया को ये लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, ठीक है. तो पढ़ लेते क्या क्या इसका. इसका लीडर है सैयद अहमद बरेलवी. नेचर क्या है, नेचर है रिवाइवलिस्ट, मतलब कि इस्लाम को प्योरीफाई करना. और इसका जो की आइडियोलॉजिकल टर्म है वो है दर उल हर्ब. इसका मतलब लैंड ऑफ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी रीजन अंडर नॉन इस्लामिक रूल, ठीक है. ओके, तो ब्रिटिश कौन है, ब्रिटिश जो है वो नॉन इस्लामिक है. ओके, दारुल इस्लाम, इट वाज लैंड ऑफ इस्लाम, अ रीजन अंडर इस्लामिक पॉलिटिकल अथॉरिटी बेस्ड ऑन शरिया रूल. तो तीनों राइट होगा. वावी का गोल क्या है, गोल है ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इंडिया फ्रॉम दर उल हर्ब टू दरुल इस्लाम बाय रीस्टोरिंग इस्लामिक रूल. इट वाज आर्म एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस, मतलब कि आफ्टर 1857 रिवॉल्ट मूवमेंट टर्न इनटू मिलिटेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. ये मानते थे कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश, ठीक है, वो कौन है, दार उल हर्ब है, मतलब कि एंटी इस्लामिक है. तो क्या करना है, उसके खिलाफ हमें अपोज करना है, ठीक है. मेन ऑपरेशनल बेस था इसका सिताना. सिताना कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. मैंने आपको बताया था ना कि मुस्लिम बेस कहाँ पे था, दो जगहों पे था. इसलिए ये बना वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ बना ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में बन गया बांग्लादेश. तो ब्रिटिश ने सप्रेस किया वाहवी ट्राइबल्स को, ठीक है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है. ओके, फर्स्ट ब्रांच ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास प्रेसिडेंसी. ओके, द मेंबर ऑफ सोसाइटी बिलीव दैट a special relationship can be established between soul and God, मतलब कि आत्मा और गॉड के बीच में क्या होता है, स्पेशल संबंध होता है. ड्यूरिंग हर प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस. ये गलत है, ठीक है, ये गलत है. सोसाइटी एक्सेप्ट हिंदू बिलीफ इन री इनकारनेशन एंड कर्म, मतलब कि जो पुनर्जन्म है और जो कर्म थ्योरी होता है, ठीक है, सोसाइटी बिलीव करता है. ये बिल्कुल राइट है. तो 1 2 4 राइट है, 3 रॉन्ग, ठीक है. अब पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है.
तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये अदियार में एस्टेब्लिश किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी अदियार 1882 में, ठीक है, जो बाद में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान और विजडम, बुद्धिमत्ता के द्वारा जो है आप समझ सकते हैं कि सोल और बॉडी में क्या कनेक्शन होता है। इसके अलावा सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस में, इसको फाउंड किया गया था, ठीक है, क्या फाउंड किया था 1898 में। कब फाउंड किया गया था? 1898 में। तो जो एनी बेसेंट है वो इसकी प्रेसिडेंट थी 1907 में, ठीक है, 1907 में प्रेसिडेंट बनी थी यहाँ की, ठीक है, फाउंडर नहीं थी। सोसाइटी एक्सेप्ट हिंदू बिलीफ, जैसे कर्मा थ्योरी, री इनकारनेशन, इसमें बिलीव करता है। Who among the following gave the theory that Congress was born through conspiracy to forestall मतलब रोकना a popular uprising in India and Indian bourgeois leader was a party to it। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो बर्जुआ है, मतलब कि बर्जुआ क्या होता है समझिए इस चीज को, ठीक है, ये मार्क्स की थ्योरी से आती है। कहाँ से आती है? मार्क्स की थ्योरी से आती है, कार्ल मार्क्स। सोसाइटी में होता है, एक होता है हैव क्लास और एक होता है हैव नॉट क्लास। हैव नॉट कौन है? इन्फ्लुएंशियल क्लास है, बट ये माइनॉरिटी है, कैपिटलिस्ट। और इनके द्वारा डिफरेंट मीन्स के द्वारा जो है, जो हैव नॉट है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्लियर है? अब देखो ब्रिटिश की पॉलिसी से कौन डिससेटिस्फाई है? जो हैव नॉट है वो डिससेटिस्फाइड है, बट इनको तो फायदा हो रहा है ना, हैव को तो फायदा हो रहा है ब्रिटिश से, ब्रिटिश से फायदा हो रहा है। क्लियर है? ब्रिटिश से फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी था। इस थ्योरी में ऐसा माना जाता था कि हैव नॉट जिसके अंदर डिसेंट है, जो एक्सप्लॉइटेटिव है, जो एक्सप्लॉइटेड है ब्रिटिश के द्वारा और हैव के द्वारा, क्लियर है, उसकी बात को सप्रेस करने के लिए जो है, ठीक है, कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बोलते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग गिव द थ्योरी दैट कांग्रेस वाज बॉर्न थ्रू कंस्पिरेसी टू फोरस्टॉल पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया एंड इंडियन बर्जुआ लीडर वेर अ पार्टी टू इट। ये बोलते थे राजनी पालमे दत्ता, एक हिस्टोरियन है, इनका ऐसा कहना था। तो राजनी पालमे दत्ता एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट राइटर है, इनका किताब है इंडिया टुडे। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको फाउंड किया गया एज अ सेफ्टी वॉल्व बाय द ब्रिटिश टू प्रिवेंट पोटेंशियल पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कांग्रेस लीडरशिप कंपोज्ड ऑफ इंडियन बर्जुआ क्लास, मतलब मिडिल क्लास इलाइट, जिन्होंने कोलैबोरेट कर लिया ब्रिटिश के साथ ताकि मास का जो अटेंशन उसको डाइवर्ट किया जा सके। तो इसको कंस्पिरेसी थ्योरी और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। विथ रेफरेंस टू मेजर रेजोल्यूशन रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये सारा का सारा जो लॉ आपको दिख रहा है, प्रोविजन दिख रहा है, इट इज अबाउट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी, दैट इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तीन तरह का होता है, गवर्नमेंट का तीन तरह टायर होता है ना जी। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल में एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। तो जो लोकल रूरल है वो क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायती राज, पीआरआई। पीआरआई जो आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1922 में। और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 92-93 में। लोकल गवर्नमेंट, तो इसी को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये सारे रिजोल्यूशन संबंधित किससे? लोकल गवर्नमेंट से। इन सारे पॉइंट को आप लिख सकते हो कहाँ पे? पॉलिटी के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि पॉलिटी के अंदर आंसर लिखते हो, मेंस आंसर राइटिंग करते हो, और वहाँ पे क्वेश्चन ग्राम पंचायत को लेकर है, ठीक है, या रूरल गवर्नमेंट को लेकर है, अर्बन गवर्नमेंट को लेकर है, स्मार्ट सिटी के बारे में है, तो वहाँ पर इन सब पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो माओ रेजोल्यूशन 1870 it authorized provincial government to levy local tax. Ripon Resolution 1882 it recommended to give power like judicial jurisdiction or on petty crime to village पंचायत, मतलब पंचायत के पास छोटे मोटे क्राइम को लेकर डील करने के लिए जुडिशियल पावर दिया गया।
रॉयल कमीशन 1908 इट रिकमेंडेड फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ दिस बॉडी, मतलब कि पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट का जो बॉडी, लोकल गवर्नमेंट है उसका जो मेंबर होगा, ठीक है, वो नन मेंबर का मतलब ब्यूरोक्रेट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। यानी जो नॉन ऑफिशियल मतलब होता है नॉन इलेक्टेड, सॉरी इलेक्टेड, आई एम सॉरी, यदि कहीं पर भी टर्म यूज हो रहा है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, तो नॉन ऑफिशियल कौन होता है, इलेक्टेड होता है, ऑफिशियल कौन होता है, जो सिलेक्टेड होता है, क्लियर है। जैसे देखो पंचायती राज होता है, पंचायती राज, ठीक है, तो जो नगर आयुक्त होता है वो कौन होता है, आईएएस होता है, ये ऑफिशियल है, क्लियर है। लेकिन जो मेयर होता है, मेयर सिटी का जो हेड होता है वो क्या है, इलेक्टेड है, मेयर क्या होता है, इलेक्टेड होता है, तो ये नॉन ऑफिशियल है। इलेक्टेड कौन होता है, नॉन ऑफिशियल होता है, जो जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉन ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो रॉयल कमीशन रिकमेंडेड फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ दिस बॉडी। इसमें से कितना ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं, करेक्ट है, तो देख लीजिए क्या क्या, इसको याद करना पड़ेगा सबको। मायो रिजोल्यूशन 1870 करेक्ट है। इन्होंने बोला कि लोकल गवर्नमेंट इट इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, इवन मायो को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलाउड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू लेवी लोकल टैक्स फॉर डेवलपमेंटल वर्क, जैसे कि रोड पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन टैक्स लगा सकता है। रिपन रिजोल्यूशन 1882 ये गलत है। जो रिपन है, रिपन इन्होंने प्रमोट किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये जो रिजोल्यूशन डिड नॉट रिकमेंड जुडिशियल पावर फॉर विलेज पंचायत। अच्छा देखो, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि लॉर्ड रिपन को फादर बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन को ही बोलते हैं, मायो को नहीं बोलते हैं। एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेरी सॉरी मैं भूल गया हूँ, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मायो या रिपन कौन है। मुझे लग रहा है कि रिपन ही होना चाहिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों में। तो रिपन ने प्रमोट किया लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन जुडिशियल पावर नहीं दिया गया, ठीक है। जो रॉयल कमीशन 1908 में आया था, ठीक है, 8 में आया था, इन्होंने फोकस किया डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर अंडर हॉब हाउस, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो ऑफिशियल होगा, ठीक है, ना कि नॉन ऑफिशियल, वो कंटिन्यू करेगा जो चेयरपर्सन ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। यानी कि जो लोकल बॉडी है उसका चेयरपर्सन कौन होगा, ऑफिशियल होगा, नॉन ऑफिशियल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट इंक्लूडेड इंडियन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस बाय नॉमिनेटिंग देम एज नॉन ऑफिशियल, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट, कहाँ पे हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तीन एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट 1861 में आया था, एक 1892 में आया था, और 1909 में आया था, क्लियर है, 1909 में आया था, ठीक है। तो 1861 में हुआ था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड विद द वाइसरॉय रिस्पांसिबल डायरेक्टली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है। ये ठीक है कि वाइसरॉय, जो गवर्नर जनरल है उसका नाम हो गया था वाइसरॉय, बस नोमेनक्लेचर चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल पोस्ट क्रिएट किया गया था, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है सेकंड पावरफुल पोस्ट होता है, क्लियर है। और ये रिस्पॉन्सिबल होगा टुवर्ड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो नीदर वन नॉट टू, नॉट टू, ये लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में बताना है कि कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलोंग टू रीजन वेयर इट द सेशन वाज बीइंग हेल्ड, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जनरली जहां पर सेशन होता था, ठीक है, मेंबर वहां से बाहर का होता था। इसका पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि नेशनल स्पिरिट को बढ़ावा देना, ठीक है। जब सेशन कलकत्ता में हो रहा है तो क्या होगा, जो नॉन कलकत्ता का होगा वो मेंबर होगा, सेशन का प्रेसिडेंट होगा। In Allahabad session of 1888, it was decided that no resolution would pass if strongly opposed by majority of either Hindu or Muslim delegate. ये शायद राइट है सर, अच्छा देख लेते हैं। फ्रॉम द इनिशियल फॉर्मेशन इट लार्जली इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म इन इट्स एजेंडा, ये गलत है, ठीक है। इनका जो एजेंडा था सोशल पॉलिटिकल दोनों था, ठीक है, दोनों था। पढ़ लीजिए क्या क्या।
INC प्रेसिडेंट वेर यूजुअली फ्रॉम डिफरेंट रीजन देन द सेशन वेन्यू, ताकि हम नेशनल कैरेक्टर को शो कर पाए, तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत है। इलाहाबाद रिजोल्यूशन 1888 एडॉप्टेड, नो रिजोल्यूशन वुड पास इफ अपोज्ड बाय हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी, तो ये राइट है भाई, ठीक है, ये राइट है। तो दूसरा क्या राइट है, दूसरा राइट है, ठीक है, राइट है। तीसरा क्या गलत है, तो ओनली वन इज राइट। इंडियन हाउस इन बर्लिन, ये बर्लिन में नहीं होगा, ये लंदन, देख लेते हैं लंदन में ऐसा, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था श्याम कृष्ण वर्मा जी, तो एस्टैब्लिशर बिल्कुल राइट है, ठीक है, बट ये बर्लिन में नहीं है, ठीक है, जो इंडियन हाउस है बर्लिन में नहीं है, ठीक है। मदन लाल धिंगरा, ही वाज एसोसिएटेड विद इंडियन हाउस एंड वाज रिस्पांसिबल फॉर असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, तो दो राइट है, ओके, बट पहला बर्लिन नहीं है, ठीक है। देख लीजिए क्या है। इंडियन हाउस को स्टैब्लिश किया गया लंदन में, कहाँ पे है ये, लंदन में है, 1905 में भाई श्यामजी कृष्ण वर्मा। फिर बाद सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड रिवोल्यूशनरी इन ब्रिटेन, और इसका पर्पज था प्रमोटिंग नेशनलिस्ट एंड एंटी ब्रिटिश आइडिया, ठीक है। मदन लाल धिंगरा, इट वाज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ इंडियन हाउस, इन्होंने एस्टिनेट किया विलियम हट कर्जन विली को जुलाई 1 1909 में लंदन में, ठीक है। तो इट मेड धिंगरा अ मार्टिर, शहीद इन द आई ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी एंड ड्रीव ग्लोबल अटेंशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं जरा पहले। ऑल इंडिया किसान सभा को फॉर्म किया गया अप्रैल 1936 में, ठीक है, 1936 में एट लखनऊ सेशन, कौन सा सेशन, लखनऊ सेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछता है क्वेश्चन से, किसान सभा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल इंडिया किसान सभा का मैनिफेस्टो क्या है कि जमींदारी को एबॉलिश करना है, लैंड रेवेन्यू को कम करना है, लैंड रेंट को कम करना है, और जो टेनेंट है उसके टेनर को बढ़ावा देना है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में कई बार पूछा है, ठीक है। ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ही वाज लीडिंग पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार, ही प्लेड मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट एट द नेशनल लेवल। अब पढ़िए क्या, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ सेशन 1936, बिल्कुल राइट है। इट्स मैनिफेस्टो प्रोपाउंडेड द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये बिल्कुल राइट है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज स्वामी सहजानंद सरस्वती, इट इज आल्सो राइट, तो इसका तीनों ऑप्शन राइट होगा। बुक हिंद स्वराज जो कि लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, ये क्रिटिसिज्म है किस चीज के ऊपर, ठीक है, तो पहले इसका अर्थ हम जान लेते हैं इस बुक के बारे में। ये गुजराती में लिखा गया है, तो हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया, इट वाज रिटन बाय महात्मा गांधी जी इन गुजराती लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज। तो ये जो बुक है इट इज फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और एथिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकवादी है, मेटेरियलिस्टिक है, इमोरल, अनैतिक है, और वो ग्रीड और वायलेंस के द्वारा जो है ड्राइव होता है, ठीक है। यानी वहाँ पे लालच को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, वायलेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो सही सिविलाइजेशन होता है वो बेस्ट होता है सेल्फ रिएस्टेंट, मतलब आत्मनियंत्रण, मोरलिटी, नैतिकता, और सिंपल लिविंग, ठीक है, लिविंग, ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मटेरियल कंफर्ट, भौतिकवाद। तो बुक हिंद स्वराज जो है वो प्राइमरली नोन फॉर महात्मा गांधी शार्प क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। विथ रेफरेंस टू रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही रिनाउंस द टाइटल ऑफ, इनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, ठीक है। तो नाइटहुड का टाइटल दो आदमी को मिला था, जहाँ तक मुझे मेमोरी अभी रिकॉल हो रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके। तो ही रिनाउंस द टाइटल ऑफ किंग नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये बिल्कुल गलत है। जो जालियांवाला बाग मासैकर हुआ था उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या किया था, नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। He was one of the founder of Indian Society of Orientalist Art. Okay, he opposed the idea of boycotting foreign good during the non-cooperation movement. Okay, तो इन्होंने इसका अपोज नहीं किया था, फॉरेन गुड का अपोज नहीं किया था, ठीक है, बट ये राइट है, ठीक है, दो राइट है। हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या इसका सॉल्यूशन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने नाइटहुड को 1919 में वापस कर दिया था, इस टाइटल को, आफ्टर जलियांवाला बाग मासैकर, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ओके। इसके अलावा ये जो संस्था है, इस संस्था का नाम क्या है, इसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटलिस्ट आर्ट। ये एस्टेब्लिश हुआ 1907 में, एंड टैगोर वाज वन ऑफ द फाउंडर अलॉन्ग विद अवनींद्रनाथ टैगोर एंड ई.बी. हैवेल, ठीक है, ई.बी. हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर जो उनके भाई थे, ठीक है, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर, तीनों इसके फाउंडर है, फाउंडिंग मेंबर है।
Tagore did not oppose the boycott of foreign good. He criticized the non-cooperation movement's approach of negativism. ठीक है, supported constructive स्वदेशी effort like promoting indigenous education and industry. ठीक है, इसको support किया, but इन्होंने boycott नहीं किया foreign good को. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन? तो मिशन प्रॉमिस्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन, ये गलत है. ठीक है, इन्होंने पार्टीशन के आइडिया को इवन क्या कहते हैं वो किया था, कैटलाइज किया था. ठीक है, कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द क्रिप्स मिशन ऑफ इंडियन यूनियन विद, ये बिल्कुल राइट है. ठीक है, कि कांग्रेस ने अपोज इसी आधार पे किया था कि क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी विल प्रोवाइड यू डोमिनेट स्टेटस, और वो भी आपको कब देंगे? हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देंगे. ओके, इट प्रोवाइडेड फॉर द सोल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश ओवर डिफेंस ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी शायद राइट है जी. ठीक है, तो चलिए पहला लेकिन गलत है. ठीक है, तो पहला गलत है, तो चलिए पढ़ लेते हैं. क्रिप्स मिशन प्रोवाइडेड प्रोविंस हैव राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रपोज्ड इंडियन यूनियन एंड फॉर्म देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लेटर. यानी कि ये क्या है, आपने पार्टीशन को बढ़ावा दे रहा है. ठीक है, Cripps oppose the proposal because it only provide dominant status. ठीक है, इसलिए इसको अपोज किया गया. Defense of India to remain under British control during the war, which was one of the major reason for Congress rejection. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. आचार्य नरेंद्र देव लेड द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. ओके, ये राइट है. बोथ नेहरू एंड बोस वेर एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये भी राइट है. लेबर स्वराज पार्टी ओके ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय विट्ठल भाई पटेल, ये गलत है. तो पढ़ लेते हैं. जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसको फाउंड किया गया 1934 में. कौन कौन फाउंडर है? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण. ओके, एंड ये सोशलिस्ट विंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इसको फॉर्म किया गया 1928 में बाई मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, जब वो डिससेटिस्फाई थे नेहरू रिपोर्ट 1928 से. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसको सपोर्ट किया एंड ही वाज एसोसिएटेड विद लीग्स डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, इसके बाद द लेबर स्वराज पार्टी जो है इसको फाउंड किया गया, इसको स्वराज पार्टी ऑफ वर्कर और प्रेजेंट भी बोलते हैं. इसको फाउंड किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा. ठीक है, मुजफ्फर अहमद के द्वारा, ना कि विट्ठल भाई पटेल के द्वारा. तो मुजफ्फर अहमद एंड सुभाष चंद्र बोस इन्होंने फाउंड किया था लेबर स्वराज पार्टी को. ठीक है, 1925 में. इसको हम स्वराज पार्टी ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट भी बोलते हैं. गुड, अब बढ़िए. तो आचार्य नरेंद्र देव लेड द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल राइट है. नेहरू एंड बोस वेर एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये बिल्कुल राइट है. ठीक है, और लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पर फाउंडेड बाई विट्ठल भाई पटेल, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा. इसमें से कौन सा रीजन यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे. तो देखिए कहाँ कहाँ पे था, बलिया में था, सतारा में था, राजकोट में था कि नहीं था? नहीं था. आई थिंक ए होगा इसका आंसर. देख लीजिए कहाँ पे है, बलिया में है, तामलुक बंगाल में है, सतारा में है, तालचर में है. ठीक है, तालचर में है. तो गुड, तो इसका ओनली 2 होगा. यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है सर्विकल कैंसर के बारे में, करंट अफेयर है. तो मेन कॉज ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन विद द लोअर रिस्क ह्यूमन पैपिलोम क्या कहते हैं पैपिलोमा वायरस. ठीक है, तो ये लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये रीजन सर्वाइकल कैंसर के पीछे रीजन नहीं होता. ठीक है, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जानते हो ना कि स्किन पे थोड़ा सा स्किन जो उठ जाता है, स्किन पे स्पॉट, उसको वार्ट बोलते हैं, स्किन वार्ट. ठीक है, तो क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का जो जेनिटल होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल फीमेल का, उसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं स्किन वार्ट होता है. ओके, वो होता है रीजन बिहाइंड लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोम वायरस. ठीक है, ओके. सर सर्वावैक, ये राइट है. सर्वावैक जो है ये पहला इंडिजिनस मतलब देसी स्वदेशी वैक्सीन है इंडिया के द्वारा अगेंस्ट सर्विकल कैंसर. ओके, तो 2 राइट है बट 1 गलत है. तो ओनली 2 होगा इसका आंसर. एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में. देखिए ये क्या हेल्दी स्किन है, क्लियर है. बट यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल क्या स्मूथ स्किन है. यहाँ पे स्किन देखिए उठ गया है, राइज हो गया स्किन, स्किन राइज हो गया, तो वार्ट बोलते हैं. तो मेन कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर जो है वो है हाई रिस्क स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी, पर्टिकुलरली टाइप 16-18. जो लो रिस्क एचपीवी स्ट्रेन है इसके कारण जेनिटल वार्ट होता है, कैंसर नहीं होता है.
ओके, और कार्बावेक इसको डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डीबीटी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड क्या कहते हैं एचपीवी वैक्सीन है फॉर प्रिवेंटिंग सर्विकल कैंसर, और इसको लॉन्च किया गया 2023 में। विथ रेफरेंस टू डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। अनलाइक मतलब अपोजिट, ठीक है, अनलाइक द एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट बिलीव दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल राइट है। मॉडरेट का ऐसा मानना था कि ब्रिटिश का रहना इंडिया के लिए सही है, ठीक है, क्लियर है, वो ब्रिटिश के फेवर में थे, तो ये बिल्कुल राइट है। सोशलिस्ट बेस फॉर मॉडरेट इंक्लूडेड द एजुकेटेड मिडिल क्लास व्हाइल दैट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडेड जमींदार एंड लैंडलॉर्ड, ये भी कुछ हद तक राइट है। अनलाइक द मॉडरेट मतलब अपोजिट टू मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपोगेटेड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन ये एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वायलेंस वाज मींस, ठीक है, बट नॉट एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वायलेंस, वायलेंस वाज नॉट द ओनली मींस, तो 3 गलत है, तो इसका 1 2 राइट होगा, ओनली 2 पढ़ लीजिए क्या क्या है। मॉडरेट का ऐसा मानना था कि ब्रिटिश रूल बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, ठीक है, और ये 3 पी में मैं 1 पी भूल गया था यहाँ पे आ गया पी, क्या क्या है, पेटिशन, प्रेयर और पीसफुल मेथड, ठीक है, पीस, पेटिशन, प्रेयर। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि नहीं ब्रिटिश जो है एक्सप्लॉइटेटिव है, तो इसको अपोज किया जाना चाहिए। सोशल बेस मॉडरेट का क्या था, एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल जैसे लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट इटीसी। जो एक्सट्रीमिस्ट था उनको सपोर्ट था एजुकेटेड यूथ, स्मॉल ट्रेडर, लोअर मिडिल क्लास, ना कि जमींदार और लैंडलॉर्ड, तो ये दूसरा भी गलत है, आई एम वेरी सॉरी, तो सेकंड भी क्या है गलत है, तो ओनली 1 राइट है, ठीक है भाई, ओनली 1 राइट है। और एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट एडवोकेटेड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है, वायलेंस, इनका मानना था कि पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, बाइकॉट एंड सेल्फ रेजिस्टेंस, सॉरी सेल्फ रिलायंस, तो दे वर मोर असर्टिव एंड मिलिटेंट इन अप्रोच, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस वाज नॉट देयर गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में एक रिजोल्यूशन है, हाँ, कौन से सेशन के अंदर ये रिजोल्यूशन आया था, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, तो ये लाहौर सेशन था, कौन सा, सॉरी कराची सेशन, आई एम सॉरी, 1931, तो एक बार देख लेते इसके बारे में। तो कराची सेशन 1931, इसको प्रिजाइड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन आया था। पहला था रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट और सेकंड था रिजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम के अंदर, ठीक है, गुड। ओके, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन आया था, कंप्लीट स्वराज। फैजपुर सेशन 1937 में हुआ था, इट वाज फोकस्ड ऑन एग्रेरियन इशू, पीजेंट वेलफेयर। हरिपुरा सेशन 1938, इट वाज प्रेसिडेंटेड बाय सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ फोकस था प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर तो देखो जो गवर्नर जनरल टॉपिक है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है गवर्नर जनरल के बारे में, उनके द्वारा कौन सा वर्क किया गया उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन ऑन गवर्नर जनरल, दे ऑलवेज आस्क ऑन क्वेश्चन ऑफ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड देयर सिग्निफिकेंट वर्क्स। तो जॉर्ज जॉनसन है, जॉनसन इन्होंने मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आए ये, इनका पॉलिसी था नॉन इंटरवेंशन, ओके, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। विलियम बेंटिक ही इज नोन फॉर सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जैसे कि इन्होंने सती को एबॉलिश किया, ठगी को एबॉलिश किया। लॉर्ड मैटकाफ ये 35-36 में आए, इन्होंने इनको मतलब प्रेस फ्रीडम के लिए जाना जाता है, पॉलिसी ऑफ प्रेस फ्रीडम। लॉर्ड कैनिंग ये 55-56 में आए, ठीक है, ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय कैनिंग, तो ये संबंधित है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। इसके अलावा क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 इससे संबंधित है, ठीक है। तो 2431 2431, तो पहले कौन आया, सोर, फिर विलियम बेंटिक, फिर इसके बाद मैटकाफ, फिर कैनिंग। विथ रेफरेंस टू देसाई देसाई लियाकत पैक्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में। देसाई लियाकत पैक्ट 1945 में आया था, ठीक है, ये अनऑफिशियल एग्रीमेंट था, भूलाभाई देसाई फ्रॉम कांग्रेस एंड लियाकत अली खान फ्रॉम मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। इन्होंने प्रपोज किया फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब तत्कालिक सरकार होता है, एट द सेंटर। इसके अलावा बोला गया कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेंट्रल असेंबली के अंदर, 20% सीट रिजर्व होगा सेंट्रल असेंबली के अंदर माइनॉरिटी के लिए अदर देन हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रेक डेडलॉक बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑन पावर शेयरिंग बिफोर इंडिपेंडेंस, बट ये पैक्ट जो है अनऑफिशियल रह गया और इससे अप्रूवल नहीं मिला किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इट प्रपोज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिल्कुल राइट है। 20% ऑफ सीट वे रिजर्व फॉर माइनॉरिटी अंडर दिस फैक्ट, ये भी राइट है। तो दोनों राइट होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। Consider the following statement with regard to All India Forward Bloc. It was formed by चितरंजन दास सिंह, गलत है, ठीक है, ओके, ये गलत है। तो देख लीजिए इसके बारे में। इसके फाउंडर हैं सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फाउंड किया इसको मई 1939 में, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है कि बोस ने रिजाइन कर दिया था आईएनसी प्रेसिडेंट के पोस्ट से, क्योंकि इनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश हो गया था गांधी जी के साथ हर पूरा सेशन में। तो इट वाज लेफ्ट विंग फैक्शन विद इन कांग्रेस, नॉट अ सेपरेट पार्टी इनिशियली, ठीक है। इसका एम है यूनाइट करना रेडिकल सोशलिस्ट एलिमेंट को, ठीक है, फॉर मिलिटेंट स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बाद में ये अलग पार्टी बन गया और बोस ने इंडिया छोड़ दिया 1940 में। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज फैक्शन विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये राइट है। बाद में वैसे अलग हो गया, ठीक है, बाद में ये अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। तो इस तरह से हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया टेस्ट 2 का। तो आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्कशन, ठीक है। इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो यू हैव टू गो ऑन ऐप, ठीक है, मैंने ऐप का लिंक दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ऐप का। या तो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले, सावित्री एडू हब, ओके। और यू विल गेट द पीडीएफ, इवन यू विल गेट द वीडियो ऑफ टेस्ट सीरीज आल्सो, ओके। एंड ग्रेजुअली हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को अपडेट करेंगे, तो 3-4 दिन में जो है लगातार अब टेस्ट हमारा स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा टेस्ट है टेस्ट नंबर 9 या 10 चल रहा है अभी, ठीक है, ओके। एंड इफ यू वांट टू नो इन ब्रीफ अबाउट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, तो आप इस ऐप पर सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।